अगर आज की रात आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं तो आप उस सच्चाई को जान जाएंगे जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में छुपी है। एक ऐसी दुनिया जो आपकी आंखों से परे है, जो आपके हाथों से छू नहीं सकते, लेकिन जो हर पल आपके इर्द गिर्द मौजूद है। आज स्लीपिंग फिलॉसफी पर हम उस यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको पहले डायमेंशन से लेकर 10वें डायमेंशन तक ले जाएगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। तो आंखें बंद करिए, सांस को धीमा करिए और स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में उतर जाइए। Chapter 1 The World You Think You Know, Reality and the Illusion of Space। क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है, जब चारों तरफ अंधेरा हो, हवा धीमी हो और आप बस लेटे हो किसी शांत जगह पर? उस वक्त एक अजीब सा एहसास होता है ना? एक ऐसा एहसास जैसे ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है और आप उसमें बस एक छोटी सी धूल के कण की तरह हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आसमान जो आप देख रहे हैं, वो सच्चाई का सिर्फ एक बहुत पतला, बहुत सीमित टुकड़ा है। असली ब्रह्मांड उससे कहीं ज्यादा गहरा है, इतना गहरा कि अगर आप उसकी पूरी सच्चाई एक पल में देख लें तो आपका दिमाग शायद उसे संभाल भी ना पाए। आज हम जिस यात्रा पर निकले हैं वो एक ऐसी यात्रा है जो आपको उस दुनिया से परे ले जाएगी जो आप हर रोज देखते हैं। ये यात्रा है डायमेंशंस की, आयामों की। और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले वहां से शुरुआत करनी होगी जहां से हर चीज शुरू होती है, बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल एक बिंदु से। तो कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक पेन है। आपने उस पेन की नोक को एक कागज पर रखा, लेकिन खींचा नहीं, बस रखा। वो जो निशान बना वो एक बिंदु है, एक पॉइंट। इस बिंदु की कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है, ये बस है। गणित की भाषा में इसे हम जीरो डायमेंशन कहते हैं, शून्य आयाम। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी दिशा नहीं है जिसमें आप जा सकें। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ अपने होने का एहसास देती है, लेकिन उसमें कोई फैलाव नहीं है। अब ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन रुकिए, यहीं से ब्रह्मांड की सबसे गहरी बात शुरू होती है। अब उस बिंदु को थोड़ा आगे खींचिए। आपने एक लकीर खींची, एक लाइन। इस लकीर में एक दिशा है। आप इस पर आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, लेकिन बस न ऊपर जा सकते हैं, न नीचे, न दाएं न बाएं। ये है पहला डायमेंशन, पहला आयाम, एक सीधी रेखा जिसमें सिर्फ एक ही रास्ता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई प्राणी सिर्फ इसी एक डायमेंशन में जीता होता तो उसकी पूरी दुनिया बस एक लकीर होती। वो न दाएं देख सकता, न बाएं, न ऊपर न नीचे। उसकी पूरी जिंदगी बस आगे और पीछे की होती। ऐसे प्राणी की कल्पना करना ही हमें थोड़ा असहज कर देता है, क्योंकि हम 3 डायमेंशंस में जीते हैं और उससे कम की कल्पना हमें बहुत घुटन भरी लगती है। लेकिन अब एक कदम और आगे चलते हैं। उस लकीर को अब एक सतह पर फैला दीजिए, जैसे आपने कागज पर बहुत सारी लकीरें खींच दी हों। अब आप उस कागज पर आगे पीछे भी जा सकते हैं और दाएं बाएं भी। ये है दूसरा डायमेंशन, 2 आयाम। इसे हम 2D कहते हैं। अगर इस दुनिया में कोई जीव होता तो वो एक कागज की तरह चपटी दुनिया में रहता। उसे ऊंचाई का कोई एहसास नहीं होता। अगर आप उस 2D दुनिया के ऊपर से देखें तो आपको वो सब कुछ दिखेगा जो उस जीव के लिए पूरी तरह अदृश्य है। ये बात ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यही सोच आगे हमें बड़े बड़े रहस्यों को समझने में मदद करेगी। और अब वो तीसरा डायमेंशन जिसमें हम जीते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब आप अपने कमरे में बैठे हैं तो आप आगे पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं जा सकते हैं और ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। ये 3 दिशाएं मिलकर हमारी पूरी दुनिया बनाती हैं। यही वो जगह है जहां आप सांस लेते हैं, जहां आप सोते हैं, जहां आपका अस्तित्व महसूस होता है। ये तीसरा डायमेंशन हमारे लिए इतना स्वाभाविक है कि हम इसे डायमेंशन कहकर सोचते ही नहीं। ये बस हमारी दुनिया है, हमारी वास्तविकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या यही सब कुछ है?
क्या 3 डायमेंशंस ही इस ब्रह्मांड की सीमा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। सदियों से इंसान ये मानता रहा कि जो उसे दिखता है वही सच्चाई है। जो उसकी आंखें देख सकती हैं, जो उसके हाथ छू सकते हैं, वही वास्तविक है। लेकिन विज्ञान ने धीरे धीरे ये साबित करना शुरू किया कि हमारी आंखें और हमारे हाथ बहुत सीमित हैं। वे हमें पूरी सच्चाई नहीं दिखाते। सोचिए उस वक्त के बारे में जब इंसान को ये नहीं पता था कि हवा क्या होती है। वो हवा को देख नहीं सकता था, छू नहीं सकता था, लेकिन हवा थी। पेड़ हिलते थे, पत्ते उड़ते थे, तब भी हवा थी। बस इंसान उसे समझ नहीं पाया था। ठीक ऐसे ही जो डायमेंशंस हम नहीं देख सकते, वे हैं। शायद हर पल हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, बस हमारे पास उन्हें महसूस करने की इंद्रियां नहीं हैं। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक चींटी हैं जो एक अखबार पर चल रही है। उस चींटी के लिए पूरी दुनिया वो अखबार ही है। वो सिर्फ आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकती है। उसे ऊपर का कोई एहसास नहीं है। अब आप उस अखबार को उठाकर मोड़ दीजिए। उस चींटी की दुनिया बदल गई, लेकिन उसे नहीं पता। वो अभी भी अपनी उसी दुनिया में चल रही है। लेकिन आप ऊपर से देख सकते हैं कि वो दुनिया अब मुड़ी हुई है, बदली हुई है। आप एक ऐसे डायमेंशन से देख रहे हैं जो उस चींटी के लिए कभी मौजूद नहीं था। यही बात हमारे साथ भी हो सकती है। शायद कोई बड़ी सत्ता, कोई बड़ी शक्ति हमें ऊपर से देख रही हो, किसी ऐसे डायमेंशन से जो हमें कभी दिखा ही नहीं। ये विचार सदियों पुराना है। प्राचीन भारतीय दर्शन में भी ये बात कही गई है कि ये संसार जो हम देखते हैं वो माया है, एक इल्यूजन है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी अब इसी नतीजे की तरफ बढ़ रहा है। क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी जैसे सिद्धांत ये कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ 3 नहीं बल्कि 10 या उससे भी ज्यादा डायमेंशंस हो सकते हैं, और वे सब इसी वक्त, इसी पल आपके आसपास मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अगर वे मौजूद हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाकी के डिमेंशंस इतने सूक्ष्म, इतने छोटे स्तर पर मुड़े हुए हैं कि हमारी किसी भी इंद्रिय उन्हें महसूस नहीं कर सकती। ये ऐसे है जैसे आप एक बहुत मोटी रस्सी को दूर से देखें। आपको वो एक सीधी लकीर जैसी लगती है, एक डायमेंशनल। लेकिन जब आप पास जाएं और उसे गौर से देखें तो आप पाएंगे कि वो रस्सी असल में कई धागों से बनी है। हर धागे का अपना एक घुमाव है, अपनी एक दिशा है। ठीक उसी तरह हमारा ब्रह्मांड जो हमें सपाट और सीधा लगता है, वो असल में अनगिनत परतों में लिपटा हुआ है। अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। डिमेंशंस को समझने के लिए गणित में एक बहुत सुंदर तरीका है। जब हम 0 डिमेंशन से पहले डिमेंशन की तरफ जाते हैं तो हम एक बिंदु को एक दिशा में खींचते हैं और एक लकीर बनती है। जब पहले से दूसरे डिमेंशन की तरफ जाते हैं तो हम उस लकीर को एक नई दिशा में खींचते हैं और एक सतह बनती है। जब दूसरे से तीसरे डिमेंशन की तरफ जाते हैं तो हम उस सतह को ऊपर की दिशा में खींचते हैं और एक घन यानी क्यूब बनता है। अब सोचिए, इसी तरह अगर हम तीसरे डिमेंशन को किसी नई दिशा में खींचें तो क्या बनेगा? हमारे दिमाग में इसकी कोई तस्वीर नहीं बनती, क्योंकि हमने वो दिशा कभी देखी ही नहीं। लेकिन गणित कहता है कि वो चीज़ बनेगी ज़रूर। उसे हम हाइपर क्यूब या टेसरैक्ट कहते हैं। ये एक ऐसी आकृति है जो चौथे डिमेंशन में मौजूद है और जिसे हम अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते, लेकिन हम उसकी परछाई ज़रूर देख सकते हैं। ठीक जैसे एक क्यूब की परछाई एक फ्लैट स्क्वायर बनाती है, उसी तरह एक टेसरैक्ट की परछाई एक क्यूब की तरह दिखती है। और ये बात वैज्ञानिकों ने साबित की है। जो हमें क्यूब दिखता है वो शायद किसी उच्च डिमेंशन की परछाई मात्र हो। ये सोचकर ही मन में एक अजीब सी रोमांच की लहर दौड़ जाती है। तो अब तक हमने ये समझा कि डिमेंशंस सिर्फ एक गणितीय विचार नहीं है, ये एक वास्तविकता है जो हमारे ब्रह्मांड की नींव में बैठी है। हर डिमेंशन एक नई संभावना खोलता है, एक नई दुनिया का दरवाज़ा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये दुनिया और ज़्यादा अजीब और ज़्यादा विस्मयकारी होती जाएगी। ये रात जो आप गुजार रहे हैं, ये सोने की नहीं, जागने की रात है। दिमाग के उस हिस्से के जागने की जो आम तौर पर सोया रहता है, वो हिस्सा जो सवाल पूछता है, वो हिस्सा जो मानता है कि इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है।
तो स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस यात्रा को जारी रखिए। अगले चैप्टर में हम उस तीसरे डिमेंशन में गहरे उतरेंगे जिसमें हम जीते हैं, जिसे हम सच मानते हैं और जो शायद उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। Chapter 2 The Third Dimension The World We Live in and Why It Feels So Real। अभी आप जहां हैं उस जगह को एक पल के लिए महसूस कीजिए। आपके नीचे जो बिस्तर है या जो ज़मीन है उसकी कठोरता को महसूस कीजिए। आपके ऊपर जो छत है उसकी दूरी को महसूस कीजिए। आपके दाएं बाएं जो दीवारें हैं उनकी मौजूदगी को महसूस कीजिए। ये सब जो आप महसूस कर रहे हैं यही है तीसरा डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये तीन दिशाएं मिलकर आपकी पूरी दुनिया बनाती हैं। आपका पूरा जीवन, आपकी हर याद, आपका हर सपना, ये सब इसी तीसरे डायमेंशन में बसा हुआ है। लेकिन एक सवाल उठता है, ये दुनिया इतनी असली क्यों लगती है, इतनी ठोस, इतनी स्पष्ट, इतनी निश्चित? इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना लगता है, और जब आप इस जवाब को पूरी तरह समझ जाएंगे तो शायद आप इस दुनिया को उसी नज़र से देखना बंद कर दें जिस नज़र से अभी तक देखते आए हैं। शुरुआत करते हैं हमारे दिमाग से। आपका दिमाग एक बेहद शक्तिशाली मशीन है, लेकिन ये एक सीमित मशीन भी है। ये सिर्फ वही देखता है जो उसे दिखाया गया है। आपकी आंखें जो रोशनी पकड़ती हैं, आपके कान जो आवाज़ें सुनते हैं, आपकी त्वचा जो स्पर्श महसूस करती है, ये सब मिलकर आपके दिमाग को एक तस्वीर देते हैं। और वो तस्वीर ये है कि आप एक 3 डायमेंशनल दुनिया में हैं। लेकिन ये तस्वीर पूरी नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, एक व्याख्या है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हाथ से छूकर किसी चीज़ की तस्वीर बनाता है, वैसे ही हमारा दिमाग अपनी सीमित इंद्रियों से इस दुनिया की तस्वीर बनाता है। अब एक बेहद रोचक बात पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो असल में खाली है? जी हाँ, क्वांटम फिजिक्स यानी वो विज्ञान जो बहुत छोटे छोटे कणों का अध्ययन करता है, उसने ये साबित किया है कि हर ठोस चीज़ असल में ज़्यादातर खाली जगह से बनी है। आपका हाथ, आपकी मेज़, आपकी दीवारें, ये सब एटम्स से बनी हैं, और हर एटम के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जगह इतनी विशाल है कि अगर एक एटम को एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा कर दें तो उसका न्यूक्लियस एक मटर के दाने जितना होगा, और इलेक्ट्रॉन्स वे स्टेडियम की सीमा पर कहीं घूम रहे होंगे। बाकी सब खाली। तो फिर ये दुनिया ठोस क्यों लगते हैं? क्योंकि जब दो चीज़ों के एटम्स पास आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धकेलते हैं। ये धकेलने की शक्ति ही हमें ठोसपन का एहसास देती है। जब आप किसी मेज़ पर हाथ रखते हैं तो असल में मेज़ और आपके हाथ के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धकेल रहे हैं। आप मेज़ को छू नहीं रहे, आप उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर रहे हैं। ये बात दिमाग को हिला देती है। जो दुनिया इतनी असली लगती है वो असल में एक ऊर्जा का खेल है। और अब एक और परत, इस 3 डायमेंशन में जो हम देखते हैं वो भी तुरंत नहीं देखते। जब कोई तारा आसमान में चमकता है तो उसकी रोशनी को आप तक पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं,
तो जब आप रात को किसी तारे को देखते हैं तो आप उसका वर्तमान नहीं देख रहे, आप उसका अतीत देख रहे हैं। वो तारा अभी मौजूद भी है या नहीं ये आपको नहीं पता। ये एक बहुत गहरी बात है। हमारी दुनिया जो हमें वर्तमान लगती है वो कई मायनों में अतीत की एक छाया है। यहाँ एक और उदाहरण लेते हैं जो इस बात को और स्पष्ट करेगा। मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में हैं जिसमें सिर्फ एक खिड़की है और उस खिड़की से सिर्फ एक ही दिशा दिखती है। आप जो उस खिड़की से देखते हैं वही आपकी पूरी दुनिया है, लेकिन बाहर उस खिड़की के दाएं भी कुछ है, बाएं भी कुछ है, ऊपर भी नीचे भी। आप उसे नहीं देख सकते। हमारी इंद्रियां वो खिड़की हैं और ये तीसरा डायमेंशन वो एकमात्र नज़ारा है जो हमें उस खिड़की से दिखता है। अब सोचते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस तीसरे डायमेंशन को तोड़कर आगे देखने की कोशिश की। एल्बर्ट आइंस्टाइन उनमें से एक थे। उन्होंने जब सापेक्षता का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया तो उन्होंने पहली बार ये कहा कि 3 डायमेंशंस काफ़ी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि समय यानी टाइम भी एक डायमेंशन है और इन चारों को मिलाकर बनता है स्पेस टाइम। लेकिन ये बात हम अगले चैप्टर में विस्तार से समझेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि इस तीसरे डायमेंशन में एक और बेहद रहस्यमय बात छुपी है। वो है हमारी धारणा, हमारी परसेप्शन। 2 इंसान एक ही चीज को देखते हैं और उन्हें अलग अलग अनुभव होते हैं। एक को वो जगह बड़ी लगती है, दूसरे को छोटी। एक को रात का अंधेरा डरावना लगता है, दूसरे को शांतिदायक। एक ही 3 डायमेंशनल दुनिया में इतने अलग अलग अनुभव क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इस दुनिया को डायरेक्टली नहीं देखता। वो इसे अपनी यादों, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों के चश्मे से देखता है। इसका मतलब ये है कि आप जो दुनिया देखते हैं वो सिर्फ आपकी है, किसी और की दुनिया उससे थोड़ी अलग है। ये बात पहली बार सुनने पर अजीब लगती है, लेकिन यही सच्चाई है। अब एक और बेहद रोचक पहलू पर आते हैं जो इस तीसरे डायमेंशन को और भी रहस्यमय बना देता है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि शायद हमारी ये 3 डायमेंशनल दुनिया असल में 2 डायमेंशनल है। यानी जो जानकारी हमारी पूरी 3D दुनिया में है वो असल में ब्रह्मांड की किसी 2 डायमेंशनल सतह पर एनकोडेड है। ठीक जैसे एक होलोग्राम होता है जो एक फ्लैट सरफेस पर होता है लेकिन देखने पर 3 डायमेंशनल लगता है। तो क्या हम सब एक बहुत बड़े होलोग्राम में जी रहे हैं? क्या हमारी ये पूरी दुनिया, ये पहाड़, ये समंदर, ये आसमान, ये सब एक कॉस्मिक होलोग्राम है? ये सिद्धांत सबसे पहले फिजिसिस्ट हुआन माल्दसेना ने 1997 में प्रस्तावित किया था और तब से लेकर आज तक कई वैज्ञानिक इसे गंभीरता से ले रहे हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी 3D दुनिया एक प्रोजेक्शन है, एक तरह की इमेज है जो किसी गहरी अदृश्य सच्चाई से उत्पन्न हो रही है। लेकिन रुकिए, ये सुनकर घबराइए मत। भले ही ये दुनिया एक होलोग्राम हो, भले ही ये ज़्यादातर खाली जगह हो, भले ही एक परसेप्शन हो, ये दुनिया असली है। आपका दर्द असली है, आपकी खुशी असली है, आपके रिश्ते असली हैं। डायमेंशन चाहे जितने हों, जो आप महसूस करते हैं वो सच्चाई है। ये वैज्ञानिक विचार हमें ये नहीं बताते कि दुनिया झूठी है, ये हमें बताते हैं कि दुनिया उससे कहीं ज़्यादा अद्भुत है जितना हम सोचते हैं। अब एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। आपका कमरा, आपकी चीज़ें, आपकी छत, आपका अंधेरा, ये सब तीसरे डायमेंशन का हिस्सा है और यही वो जगह है जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई है। लेकिन इस यात्रा का अगला पड़ाव हमें एक ऐसी जगह ले जाएगा जो आपने शायद कभी डायमेंशन के रूप में सोचा नहीं होगा। वो है समय, वो अदृश्य नदी जिसमें हम सब बह रहे हैं, जो कभी रुकती नहीं, कभी पलटती नहीं। लेकिन क्या ये नदी वाकई उतनी सीधी है जितनी लगती है? क्या समय को मोड़ा जा सकता है? क्या इसे धीमा किया जा सकता है? क्या 2 अलग अलग जगहों पर समय अलग अलग रफ्तार से चल सकता है? इन सवालों के जवाब ना सिर्फ आपको चौंका देंगे, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आप जिसे वर्तमान क्षण कहते हैं वो शायद उतना वर्तमान नहीं है। स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस यात्रा को जारी रखिए। ये रात सिर्फ सोने की नहीं है,
ये उस सच्चाई को महसूस करने की रात है जो हमेशा से आपके इर्द गिर्द थी, बस आपने कभी उस दिशा में देखा नहीं था। अगला चैप्टर आपको उस चौथे डायमेंशन में ले जाएगा जहां समय एक नदी नहीं बल्कि एक महासागर बन जाता है। चैप्टर 3 द फोर्थ डायमेंशन, टाइम, द इनविजिबल रिवर वी ऑल ट्रैवल। अभी इस पल को महसूस कीजिए। ये पल जो आप जी रहे हैं, ये रात, ये सन्नाटा, ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये सब एक पल में है और अगले ही पल ये पल गुजर जाएगा, ये चला जाएगा हमेशा के लिए। आप इसे वापस नहीं ला सकते, आप इसे रोक नहीं सकते। ये एक ऐसी नदी है जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, आगे, सिर्फ आगे, और हम सब उसमें बहते चले जाते हैं। लेकिन क्या ये नदी वाकई इतनी सीधी है? क्या समय सच में हमेशा एक ही रफ्तार से चलता है? क्या हर जगह, हर इंसान के लिए, हर कोने के लिए समय एक जैसा है? अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि हाँ बिल्कुल समय तो एक जैसा ही होता है, तो रुकिए, क्योंकि विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि आप गलत हैं। और ये गलतफहमी दूर होने के बाद आपके लिए इस ब्रह्मांड का नज़ारा हमेशा के लिए बदल जाएगा। बात शुरू होती है सन 1905 से। एक 26 साल के नौजवान ने, जो उस वक्त एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था, एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। वो नौजवान था एल्बर्ट आइंस्टाइन और वो सिद्धांत था स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इस सिद्धांत में आइंस्टाइन ने कहा कि समय कोई अटल अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। समय बदलता है, समय मुड़ता है, समय धीमा होता है और तेज भी होता है, और ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं और आप किस गुरुत्वाकर्षण के पास हैं। ये सुनकर लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही हो, लेकिन ये विज्ञान है और इसे साबित किया जा चुका है। तो आइए इसे एक बेहद सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके दो जुड़वां भाई हैं, राम और श्याम। दोनों एक ही दिन पैदा हुए, एक ही घर में पले बढ़े। एक दिन श्याम एक रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में चला जाता है। ये रॉकेट प्रकाश की गति के बहुत करीब की रफ्तार से उड़ता है। कुछ सालों बाद श्याम वापस आता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो अपने भाई राम से छोटा दिखता है। राम बूढ़ा हो गया है, लेकिन श्याम अभी भी जवान है। ये कोई जादू नहीं है, ये टाइम डायलेशन है। जब आप बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। ये आइंस्टाइन का सबसे बड़ा खुलासा था। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे प्रैक्टिकली साबित किया गया है। जीपीएस सैटेलाइट्स, जो आपके फ़ोन में मैप्स चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, वे पृथ्वी से बहुत ऊपर बहुत तेज़ रफ्तार से चलते हैं। उनके लिए समय पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से थोड़ा अलग चलता है। अगर वैज्ञानिक इस फर्क को एडजस्ट ना करें तो आपके जीपीएस में हर रोज़ कई किलोमीटर की गलती आ जाए, लेकिन वे इसे एडजस्ट करते हैं आइंस्टाइन की सिद्धांत की मदद से। तो अगली बार जब आप मैप्स खोलें तो याद रखिए कि वो आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से सही काम कर रहा है। अब आइंस्टाइन के सिद्धांत का दूसरा हिस्सा समझते हैं, जो और भी गहरा है। 1915 में उन्होंने जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी थी। इसमें उन्होंने कहा कि न सिर्फ रफ्तार बल्कि गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना धीमा समय। पृथ्वी के केंद्र के पास जहां ग्रेविटी ज्यादा है, समय थोड़ा धीमा चलता है। पहाड़ की चोटी पर जहां ग्रेविटी थोड़ी कम है, समय थोड़ा तेज चलता है। ये फर्क बहुत छोटा है, इतना छोटा कि आप इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये है। और अगर आप किसी ब्लैक होल के पास जाएं, जहां ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल सकता, तो वहां समय लगभग रुक जाता है। अगर कोई ब्लैक होल के पास जाकर वापस आए तो पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होंगे। ये किसी कल्पना की बात नहीं है, ये वही विज्ञान है जिसे हमने जीपीएस के जरिए साबित होते देखा। अब एक और बहुत जरूरी बात, आइंस्टाइन ने जब ये सिद्धांत दिया तो उन्होंने स्पेस और टाइम को अलग अलग नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये दोनों मिलकर एक चीज बनाते हैं, स्पेस टाइम। और यही है चौथा डायमेंशन। आप 3 डायमेंशनल स्पेस में जीते हैं, लेकिन आप समय में भी जीते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये 3 डायमेंशंस में मूवमेंट है, लेकिन आप हर पल समय में भी आगे बढ़ रहे हैं।
ये चौथे डायमेंशन में मूवमेंट है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, 3 डायमेंशंस में आप आज़ाद हैं। आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं, लेकिन समय में आप सिर्फ एक दिशा में जा सकते हैं, आगे। ये असमानता क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक पूरी तरह नहीं मिला है। वैज्ञानिक इसे एरो ऑफ टाइम कहते हैं, समय का तीर जो हमेशा एक ही दिशा में चलता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड एंट्रोपी की दिशा में बढ़ रहा है। एंट्रोपी यानी अव्यवस्था। ब्रह्मांड में हर चीज धीरे धीरे अव्यवस्थित होती जाती है। एक साफ कमरा धीरे धीरे गंदा होता है, एक गर्म चाय ठंडी होती है। ये प्रक्रिया उल्टी नहीं होती और शायद इसीलिए समय भी उल्टा नहीं होता। लेकिन क्या समय को उल्टा किया जा सकता है? क्या टाइम ट्रैवल संभव है? ये सवाल इंसान के दिमाग में सदियों से था और आइंस्टाइन के सिद्धांत ने इस सवाल को और भी रोचक बना दिया, क्योंकि उनके इक्वेशंस में टाइम ट्रैवल को रोकने वाली कोई बाधा नहीं है। मैथमेटिकली फ्यूचर में जाना संभव है और वो हो भी रहा है, जैसा हमने श्याम और राम के उदाहरण में देखा। अगर आप बहुत तेज रफ्तार से चलें तो आप इफेक्टिवली फ्यूचर में पहुंच सकते हैं, लेकिन पास्ट में जाना ये बहुत पेचीदा है। इसके लिए एक रास्ता है जो थ्योरेटिकली संभव है, उसे वर्म होल कहते हैं। एक वर्म होल स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट है। जैसे आप एक कागज को मोड़ लें और 2 दूर के बिंदुओं को पास ले आएं और उनके बीच एक छेद कर दें, उसी तरह एक वर्म होल स्पेस टाइम को मोड़कर 2 अलग-अलग समय को जोड़ सकता है। लेकिन अभी तक किसी वर्म होल का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ये सिर्फ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है। अब एक और बेहद गहरी बात, आइंस्टाइन के सिद्धांत में स्पेस टाइम एक फैब्रिक है, एक कपड़े की तरह, और जब कोई बड़ा द्रव्यमान जैसे एक तारा या एक ग्रह इस फैब्रिक पर होता है तो ये उसे मोड़ देता है। जैसे आप एक चादर पर एक भारी गेंद रख दें तो चादर उसके नीचे झुक जाती है और इसी झुकाव की वजह से ग्रेविटी होती है। यानी ग्रेविटी कोई खींचने वाली शक्ति नहीं है, ग्रेविटी स्पेस टाइम के मुड़ने की वजह से होने वाला इफेक्ट है। ये बात जब 1919 में एक सोलर एक्लिप्स के दौरान प्रूव हुई, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि सूरज के पास से गुजरने वाली तारों की रोशनी मुड़ रही है, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। आइंस्टाइन रातों रात दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट बन गए और ये साबित हो गया कि स्पेस टाइम सच में मुड़ सकता है। अब इस पूरी बात को एक और गहरे नज़रिए से देखते हैं। अगर टाइम एक डायमेंशन है तो इसका मतलब है कि पास्ट और फ्यूचर भी किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्पेस में पूर्व और पश्चिम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, चाहे आप अभी पूर्व में हों। उसी तरह अगर टाइम एक डायमेंशन है तो आपका पास्ट और आपका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। ये सोच ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी की तरफ ले जाती है। इस थ्योरी के अनुसार पूरा ब्रह्मांड एक स्टैटिक ब्लॉक है जिसमें सब कुछ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है। हम सिर्फ उसमें एक दिशा में यात्रा कर रहे हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि आपकी बचपन की हर याद, वो पल जब आप पहली बार हंसे, पहली बार रोए, वे सब अभी भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं। वे खत्म नहीं हुए, वे बस आपसे दूर हो गए हैं, समय के उस हिस्से में जहां आप अभी नहीं हैं। और आपका फ्यूचर, वो भी कहीं पहले से एग्जिस्ट करता है, आप बस अभी उस तक नहीं पहुंचे हैं। ये सोच एक अजीब सी शांति देती है। जो पल गुजर गए वे खत्म नहीं हुए, वे हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड के फैब्रिक में बुने हुए हैं। और जो पल आने वाले हैं वे भी कहीं न कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर चौथा डायमेंशन समय है तो पांचवा डायमेंशन क्या होगा? और यहाँ से हमारी यात्रा और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि पांचवा डायमेंशन हमें उस जगह ले जाता है जहाँ एक नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं। एक ऐसी जगह जहाँ आपकी एक और कॉपी जी रही है, एक अलग जिंदगी, एक अलग दुनिया में। स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस यात्रा को जारी रखिए। आंखें बंद करिए, सांस को धीमा करिए और इस ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में और नीचे उतरते चले जाइए।
अगला चैप्टर आपको उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां पैरेलल वर्ल्ड्स की शुरुआत होती है। Chapter 4 The Fifth Dimension Where Parallel Worlds Begin to Breathe। एक पल के लिए सोचिए, आज से कुछ साल पहले आपकी जिंदगी में एक मोड़ आया था, एक फैसला जो आपने किया था। शायद वो कोई नौकरी थी जो आपने छोड़ी या पकड़ी, शायद वो कोई रिश्ता था जिसे आपने चुना या छोड़ा, शायद वो एक छोटा सा फैसला था जो उस वक्त बड़ा नहीं लगा, लेकिन बाद में उसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने उस मोड़ पर दूसरा रास्ता चुना होता तो आज आप कहाँ होते? आपकी जिंदगी कैसी होती? आप कैसे इंसान होते? ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है। विज्ञान कहता है कि शायद वो दूसरी जिंदगी सच में कहीं जी रही है, किसी दूसरे ब्रह्मांड में, किसी दूसरी रियलिटी में, और वो ब्रह्मांड इसी पल, इसी वक्त आपके इस ब्रह्मांड के बगल में मौजूद है। बस एक ऐसे डायमेंशन में जो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जो शायद उतना ही असली है जितना ये दुनिया। ये है 5वां डायमेंशन का दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा खोलने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पैरेलल वर्ल्ड्स का विचार कहाँ से आया और ये इतना ज़रूरी क्यों है। बात शुरू होती है क्वांटम मैकेनिक्स से। ये वो विज्ञान है जो बहुत छोटे छोटे कणों की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स, इन कणों की दुनिया बहुत अजीब है, इतनी अजीब कि खुद वैज्ञानिक भी कभी-कभी हैरान रह जाते हैं। और इस अजीब दुनिया में एक बेहद रहस्यमय घटना होती है जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन को एक ऐसी दीवार की तरफ फेंका जाता है जिसमें 2 छेद हैं। अब सामान्य सोच ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन या तो बाएं छेद से जाएगा या दाएं छेद से, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन एक साथ दोनों छेदों से गुजरता है, यानी वो एक साथ 2 जगह था। ये कैसे संभव है? एक कण एक साथ 2 जगह कैसे हो सकता है? इसका जवाब क्वांटम मैकेनिक्स देती है। वो कहती है कि जब तक आप किसी कण को ऑब्जर्व नहीं करते, वो एक साथ सभी संभावित अवस्थाओं में होता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे देखते हैं, वो एक अवस्था में सेटल हो जाता है, यानी आपके देखने का एक्ट ही उसकी रियलिटी तय करता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठा। जब इलेक्ट्रॉन दोनों छेदों से गुजरता है तो जो वर्जन बाएं छेद से गया उसका क्या होता है, और जो दाएं से गया उसका क्या? 1957 में एक फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट III ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला दिया। उन्होंने कहा कि दोनों वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांडों में। जब इलेक्ट्रॉन दोनों छेदों से गुजरता है तो ब्रह्मांड 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन बाएं से गया, दूसरे में दाएं से। ये है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, और यही 5वें डायमेंशन की नींव है। इस सिद्धांत के अनुसार हर पल, हर क्षण, जब भी कोई क्वांटम इवेंट होता है, ब्रह्मांड उतने हिस्सों में बंट जाता है जितनी संभावनाएं होती हैं। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए है। आपके हर फैसले के लिए, प्रकृति के हर घटना के लिए, इस ब्रह्मांड में होने वाली हर छोटी बड़ी बात के लिए। हर बार एक नया ब्रह्मांड बनता है। इसका मतलब है कि इस पल, इसी पल अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनमें से हर एक में एक आप हैं, एक अलग जिंदगी जी रहे हैं। ये विचार पहली बार सुनने पर ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक सिक्का है, आप उसे उछालते हैं। 2 संभावनाएं हैं, हेड्स या टेल्स। एवरेट के सिद्धांत के अनुसार दोनों होते हैं। एक ब्रह्मांड में हेड्स आता है, दूसरे में टेल्स, और वे दोनों ब्रह्मांड उसी पल से अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। अब सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी में आपने कितने फैसले किए हैं, कितने मोड़ आए हैं। हर मोड़ पर एक नया ब्रह्मांड, अनगिनत आप। लेकिन अब असली सवाल आता है, ये सब 5वें डायमेंशन से कैसे जुड़ा है? इसे समझने के लिए हमें डायमेंशंस को एक नए तरीके से सोचना होगा। हमने चैप्टर 1 में देखा कि हर नया डायमेंशन एक नई दिशा जोड़ता है। पहला डायमेंशन एक लकीर, दूसरा एक सतह, तीसरा एक घन, चौथा समय। अब 5वां डायमेंशन क्या जोड़ता है? वो जोड़ता है संभावनाओं की दिशा। इसे ऐसे सोचिए, चौथे डायमेंशन में आप समय की एक लकीर पर चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 5वां डायमेंशन उस लकीर को एक सतह बना देता है। अब उस सतह पर अनगिनत लकीरें हैं, अनगिनत टाइमलाइंस हैं। हर टाइमलाइन एक अलग ब्रह्मांड है,
और पांचवा डायमेंशन वो दिशा है जिसमें आप एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन की तरफ जा सकते हैं। यानी पांचवा डायमेंशन पैरेलल वर्ल्ड्स के बीच की दूरी है। अब एक और बेहद रोचक कॉन्सेप्ट है जो इस पूरी बात को और भी गहरा बनाता है, वो है श्रोडिंगर्स कैट। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो 1935 में फिजिसिस्ट अर्विन श्रोडिंगर ने दिया था। इसमें एक बिल्ली को एक बंद डब्बे में रखा जाता है। उस डब्बे में एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। अगर वो पार्टिकल डिके करता है तो एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है जो पॉइजन रिलीज करता है और बिल्ली मर जाती है। अगर नहीं करता तो बिल्ली जिंदा रहती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब तक आप डब्बा नहीं खोलते वो पार्टिकल एक साथ डिकेड और नॉट डिकेड दोनों अवस्थाओं में है। इसका मतलब जब तक आप देखते नहीं बिल्ली एक साथ जिंदा भी है और मरी हुई भी। ये अब्सर्ड लगता है लेकिन यही क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। और एवरेट का जवाब था कि दोनों रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक ब्रह्मांड में बिल्ली जिंदा है, दूसरे में मरी हुई। और जब आप डब्बा खोलते हैं तो आप उनमें से एक रियलिटी में एंटर करते हैं। ये सुनकर एक बहुत गहरा एहसास होता है। हर पल हर क्षण आप एक रियलिटी चुन रहे हैं और बाकी रियलिटीज कहीं और एग्जिस्ट करती रहती हैं। आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो अनगिनत संभावनाओं में से एक है और बाकी संभावनाएं, बाकी जिंदगियां वे भी कहीं जी रही हैं। अब स्ट्रिंग थ्योरी के नज़रिए से देखते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी एक बेहद कॉम्प्लेक्स लेकिन बेहद सुंदर सिद्धांत है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में और गहराई से बात करेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझिए कि स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ बहुत छोटे छोटे धागों स्ट्रिंग्स से बना है और ये स्ट्रिंग्स कई डायमेंशंस में वाइब्रेट करती हैं। इनमें से एक डायमेंशन पांचवा डायमेंशन है। स्ट्रिंग थ्योरी की एक खास बात यह है कि ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस को एक्सप्लेन करने का एक तरीका देती है। वो कहती है कि जो एक्स्ट्रा डायमेंशंस हैं वे इतने छोटे स्तर पर कर्ल्ड अप हैं, मुड़े हुए हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे हैं और उनका असर हमारी दुनिया पर पड़ता है। पांचवा डायमेंशन इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस में से एक है जो पैरेलल यूनिवर्सेस को एक दूसरे से अलग करता है। अब एक और बेहद दिलचस्प बात, अगर पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हम कभी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या उनसे कोई संकेत हमारे पास आ सकता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हाँ, ये संभव है और इसके लिए वे एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। ये वो घटना है जब दो कण इतने डीपली कनेक्टेड होते हैं कि अगर एक को अफेक्ट करो तो दूसरा तुरंत, चाहे वो कितनी भी दूर हो, अफेक्ट होता है। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था और ये प्रूव हो चुका है। कुछ थ्योरिस्ट्स का मानना है कि पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच भी एक तरह का क्वांटम एंटेंगलमेंट हो सकता है, यानी जो पैरेलल यूनिवर्स में हो रहा है उसका एक बहुत सूक्ष्म, बहुत हल्का असर हमारे ब्रह्मांड पर भी पड़ सकता है। ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ये आइडिया उन वैज्ञानिकों को बहुत रोमांचित करती है जो इस पर काम कर रहे हैं। अब एक पल के लिए एक व्यक्तिगत नज़रिए से सोचते हैं। अगर पैरेलल वर्ल्ड्स सच में एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हर वो जिंदगी जो आप जीना चाहते थे कहीं जी रही है। वो सपना जो आपने देखा था लेकिन पूरा नहीं हुआ, वो किसी और पैरेलल यूनिवर्स में पूरा हो रहा है। वो रिश्ता जो टूट गया वो किसी और ब्रह्मांड में अभी भी बना हुआ है। वो मौका जो आपसे छूट गया वो किसी और आपने पकड़ा हुआ है। ये सोच दुखी करती है या खुश? शायद दोनों। दुखी इसलिए कि हम उन जिंदगियों तक नहीं पहुंच सकते, खुश इसलिए कि वो जिंदगियां एग्जिस्ट करती हैं। आपके हर सपने, आपकी हर इच्छा, वे कहीं ना कहीं रियलिटी है। ये एक बेहद गहरी और बेहद सुंदर सोच है। लेकिन पांचवा डायमेंशन यही नहीं रुकता। ये सिर्फ उन पैरेलल वर्ल्ड्स का घर है जो हमारे ब्रह्मांड जैसे हैं, यानी जिनमें फिजिक्स के वही रूल्स हैं, नेचर के वही लॉज हैं। लेकिन आगे छठे डायमेंशन में कुछ और भी है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ टाइमलाइंस नहीं बदलती बल्कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड बदल जाते हैं, जहां हर पॉसिबल वर्ल्ड एक साथ एग्जिस्ट करता है। और उस जगह का रास्ता और भी अद्भुत है और भी रहस्यमय। स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस यात्रा को जारी रखिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने दिल की धड़कन को सुनिए और इस ब्रह्मांड की उन गहराइयों में उतरते चले जाइए जहां अनगिनत दुनियाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगला चैप्टर उस दरवाजे को खोलेगा जहां सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हर पॉसिबल आपकी और हर पॉसिबल दुनिया की कहानी एक साथ एग्जिस्ट करती है। कभी कभी रात के अंधेरे में एक सवाल मन में आता है,
अगर जिंदगी अलग होती तो, अगर ये दुनिया अलग होती तो, अगर वो पल जो गुजर गया वो अलग तरह से गुजरता तो। ये सवाल इंसान के दिल की सबसे गहरी परतों से उठता है, और आज रात इस शांत और सुकून भरे माहौल में हम इस सवाल को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे, एक ऐसे नजरिए से जो विज्ञान और कल्पना के बीच की लकीर को मिटा देता है। पिछले चैप्टर में हमने 5वें डिमेंशन को समझा। हमने देखा कि कैसे हर पल, हर फैसले पर ब्रह्मांड स्प्लिट होता है और पैरेलल वर्ल्ड्स बनते हैं। लेकिन वे सारे पैरेलल वर्ल्ड्स एक बड़ी शर्त के साथ एग्जिस्ट करते हैं। वो शर्त ये है कि उन सभी वर्ल्ड्स में फिजिक्स के रूल्स एक जैसे हैं, ग्रेविटी एक जैसी है, प्रकाश की रफ्तार एक जैसी है, एटम्स एक जैसे काम करते हैं। फर्क सिर्फ घटनाओं में है, चॉइसेस में है, टाइमलाइंस में है, लेकिन बुनियादी रूल्स वही हैं। छठा डिमेंशन उस शर्त को तोड़ देता है। छठा डिमेंशन वो जगह है जहां न सिर्फ अलग टाइमलाइंस हैं बल्कि अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, यानी ऐसे ब्रह्मांड जो हमारे ब्रह्मांड जैसे ही शुरू हुए, बिग बैंग से, उन्हीं लॉज के साथ, लेकिन जिनका एवोल्यूशन बिल्कुल अलग रहा। और ये सब एक ऐसी जगह पर एग्जिस्ट करता है जिसे हम छठे डिमेंशन की प्लेन कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले ये सोचिए कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग। उस एक पल में सब कुछ शुरू हुआ, स्पेस, टाइम, एनर्जी, मैटर, सब कुछ। और उसके बाद ये ब्रह्मांड फैलता गया, ठंडा होता गया और धीरे धीरे गैलेक्सीज बनी, तारे बने, ग्रह बने और अंततः जीवन बना। ये एक लंबी, जटिल और बेहद सुंदर यात्रा थी। लेकिन अब सोचिए, उस बिग बैंग के पल में जो कंडीशंस थीं वे थोड़ी अलग होती तो? अगर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती, अगर एक्सपेंशन थोड़ी धीमी होती, अगर ग्रेविटी की स्ट्रेंथ थोड़ी अलग होती तो क्या होता? वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत रिसर्च किया है और उन्होंने पाया कि अगर बिग बैंग की कंडीशंस में बहुत मामूली सा भी बदलाव होता तो ये ब्रह्मांड बिल्कुल अलग होता। कुछ केसेस में तो ब्रह्मांड बनता ही नहीं। अगर ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा होती तो ब्रह्मांड एक्सपैंड होने के बाद तुरंत वापस सिकुड़ जाता। अगर थोड़ी कम होती तो मैटर कभी इकट्ठा नहीं होता और कोई तारा, कोई ग्रह, कोई जीवन नहीं बनता। ये इतना प्रिसाइज है कि वैज्ञानिक इसे फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड इतनी बारीकी से, इतनी सटीकता से सेट किया हुआ लगता है कि जीवन एग्जिस्ट कर सके, जैसे किसी ने जानबूझकर सारे पैरामीटर्स को परफेक्टली एडजस्ट किया हो। और इसी सवाल का एक जवाब है मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, अनगिनत ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं, हर एक अलग अलग कंडीशंस के साथ। कुछ में ग्रेविटी ज़्यादा है, कुछ में कम, कुछ में प्रकाश की रफ्तार अलग है, कुछ में एटम्स अलग तरह से बिहेव करते हैं। अधिकतर ब्रह्मांडों में जीवन के लिए कंडीशंस ही नहीं हैं, लेकिन कुछ में हैं और हम उन्हीं में से एक में रहते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिलेक्शन इफेक्ट है। हम उसी ब्रह्मांड में होंगे जिसमें हम हो सकते हैं। ये आइडिया एंथ्रोपिक प्रिंसिपल से जुड़ा है, यानी हम इस ब्रह्मांड में इसलिए हैं क्योंकि ये ब्रह्मांड ऐसा है जिसमें हम हो सकते हैं। अगर ये ब्रह्मांड अलग होता तो हम होते ही नहीं। इसलिए हमारा यहाँ होना कोई मिरेकल नहीं है, ये बस प्रोबेबिलिटी का खेल है। अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक में कंडीशन सही थी और उसी में हम बने। अब छठे डिमेंशन की बात पर वापस आते हैं। अगर पांचवा डिमेंशन उन सभी पैरेलल टाइमलाइंस को कंटेन करता है जो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से निकली हैं, तो छठा डिमेंशन उन सभी पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट्स को कंटेन करता है। यानी हर पॉसिबल बिग बैंग, हर पॉसिबल सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस, हर पॉसिबल ब्रह्मांड जो हमारे जैसे फिजिक्स के साथ एग्जिस्ट हो सकता है, वो सब छठे डिमेंशन में है। अब एक और बेहद रोचक कॉन्सेप्ट है जो इस छठे डिमेंशन से जुड़ा है, वो है इटर्नल इन्फ्लेशन। ये कॉस्मोलॉजिकल थियरी है जिसे फिजिसिस्ट एलन गूथ ने प्रस्तावित किया था। इस थियरी के अनुसार बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बहुत तेजी से एक्सपैंड हुआ, एक फेज जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, और ये इन्फ्लेशन अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इन्फ्लेशन इवेंट्स होते रहते हैं और हर इवेंट एक नया ब्रह्मांड बनाता है।
ये ब्रह्मांड बबल की तरह है, एक दूसरे से अलग, एक बड़े फोम में एग्जिस्ट करते हुए। इस थियरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड उन अनगिनत बबल्स में से एक है और हर बबल में कंडीशंस अलग हैं। ये एग्जैक्टली वही है जो छठे डिमेंशन में है। सभी पॉसिबल बबल्स, सभी पॉसिबल ब्रह्मांड एक साथ एग्जिस्ट करते हुए। अब एक और गहरी बात, अगर छठे डिमेंशन में सभी पॉसिबल वर्ल्ड्स हैं, तो क्या उनमें से कुछ में जीवन है? बिल्कुल। और क्या उनमें से कुछ में बुद्धिमान जीवन है? संभावना है। और क्या उनमें से कुछ में ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जो इतनी एडवांस्ड हैं कि वे इन डिमेंशंस को नेविगेट कर सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों और फिलोसोफर्स दोनों को रोमांचित करता है। फर्मी पैराडॉक्स के बारे में आपने शायद सुना हो। ये सवाल फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने 1950 में पूछा था। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और इतने सारे ग्रह हैं, तो फिर हमें अभी तक किसी एलियन सिविलाइजेशन का कोई संकेत क्यों नहीं मिला? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद एडवांस्ड सिविलाइजेशंस इस ब्रह्मांड में नहीं, बल्कि पैरेलल ब्रह्मांडों में एक्सप्लोर कर रही हैं। शायद वे यहाँ नहीं हैं क्योंकि उनके लिए यहाँ आने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ और है। ये सोच बेहद फैसिनेटिंग है और ये छठे डिमेंशन की एक और संभावना खोलती है। अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो जाए कि वो छठे डिमेंशन को एक्सेस कर सके, तो वो किसी भी पॉसिबल वर्ल्ड में जा सकती है। वो चूज़ कर सकती है कि उसे किस ब्रह्मांड में रहना है। वो एक ऐसे ब्रह्मांड में जा सकती है जहाँ कंडीशंस उनके लिए परफेक्ट हों। अब एक फिलोसॉफिकल एंगल से सोचते हैं, अगर छठे डिमेंशन में सभी पॉसिबल वर्ल्ड्स हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि एक परफेक्ट वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है? एक ऐसा ब्रह्मांड जहाँ कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। और अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो क्या हम उस तक पहुँच सकते हैं? ये सवाल सिर्फ साइंटिफिक नहीं है, ये डीपली फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल है। हर धर्म में, हर कल्चर में एक परफेक्ट वर्ल्ड की कल्पना है। जन्नत, स्वर्ग, यूटोपिया। क्या ये सब सिर्फ इंसान की कल्पना है, या ये उस डीप इंट्यूशन की झलक है जो हमें बताती है कि ऐसा कोई वर्ल्ड कहीं एग्जिस्ट करता है? विज्ञान इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन विज्ञान ये ज़रूर कहता है कि अगर छठा डिमेंशन एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे सभी पॉसिबल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जो फिज़िक्स की बाउंड्रीज़ के अंदर हैं। तो मैथमेटिकली एक परफेक्ट वर्ल्ड की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अब स्ट्रिंग थियरी की एक बात यहाँ बहुत रेलेवेंट है। स्ट्रिंग थियरी ये कहती है कि इस ब्रह्मांड के फंडामेंटल लॉज जैसे ग्रेविटी की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ, ये सब उन एक्स्ट्रा डिमेंशंस की शेप पर डिपेंड करती हैं जिनमें स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं। अगर उन डिमेंशंस की शेप बदले तो फिज़िक्स के रूल्स बदल जाते हैं, और छठा डिमेंशन उन सभी पॉसिबल शेप्स को कंटेन करता है। यानी स्ट्रिंग थियरी के अनुसार छठे डिमेंशन में सचमुच सभी पॉसिबल फिज़िक्स एग्जिस्ट करती है। ये एक बेहद प्रोफाउंड बात है। हम जो यूनिवर्स देखते हैं, जिसमें जीते हैं, जिसके रूल्स को हम नेचुरल मानते हैं, वे रूल्स एक्चुअली कोई इटर्नल ट्रूथ नहीं है। वे बस उन डिमेंशंस की एक पर्टिकुलर कन्फिगरेशन का रिजल्ट है। दूसरी कन्फिगरेशन में दूसरे रूल्स होते, और छठे डिमेंशन में वे सब कन्फिगरेशंस, वे सब पॉसिबल रूल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। रात का ये वक्त, ये सन्नाटा, ये अंधेरा, ये सब मिलकर एक परफेक्ट बैकग्राउंड बनाते हैं इन गहरे विचारों के लिए। जब दुनिया सो जाती है और सब शोर थम जाता है, तो दिमाग उन जगहों पर जाता है जहां वो दिन में नहीं जा पाता। और आज रात इस यात्रा में आप उस जगह पहुंच गए हैं जहां हर पॉसिबल दुनिया एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। हम अभी छठे डिमेंशन पर हैं। आगे और भी है, बहुत कुछ। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे ये ब्रह्मांड और ज़्यादा अजीब और ज़्यादा अकल्पनीय होता जाएगा। सातवां डिमेंशन उस जगह का दरवाज़ा है जहां फिज़िक्स के रूल्स खुद बदल जाते हैं, जहां ग्रेविटी कुछ और हो सकती है, जहां प्रकाश की रफ्तार कुछ और हो सकती है, जहां टाइम की दिशा भी बदल सकती है। स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस यात्रा को जारी रखिए। आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, लेकिन आपका दिमाग, आपकी चेतना, वो जाग रही है, उन गहराइयों में उतर रही है जहां ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य छुपे हैं। अगला चैप्टर उस दरवाजे को खोलेगा जहां रियलिटी खुद अपनी परिभाषा बदल लेती है।
Chapter 6 The Seventh Dimension Universes with Different Rules Entirely। एक पल के लिए सोचिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सूरज नीला है, जहां पानी ऊपर की तरफ बहता है, जहां रात को रोशनी होती है और दिन में अंधेरा, जहां पेड़ जमीन के ऊपर नहीं बल्कि आसमान में उगते हैं। ये सुनकर लगता है जैसे किसी बच्चे की कल्पना की बात हो रही हो, लेकिन विज्ञान कहता है कि ऐसी दुनियाएं सच में एग्जिस्ट कर सकती हैं और वे एग्जिस्ट करती हैं 7वें डायमेंशन में। हम अब तक जितने डायमेंशंस की बात करते आए हैं उन सब में एक बात कॉमन थी, फिजिक्स के रूल्स। ग्रेविटी हमेशा खींचती थी, प्रकाश हमेशा एक निश्चित रफ्तार से चलता था, एटम्स हमेशा एक निश्चित तरीके से बिहेव करते थे। यहाँ तक कि छठे डायमेंशन के सभी पॉसिबल वर्ल्ड्स में भी फिजिक्स के वही फंडामेंटल रूल्स थे जो हमारे ब्रह्मांड में हैं। फर्क सिर्फ इनिशियल कंडीशंस में था, स्टार्टिंग पॉइंट में था। लेकिन 7वां डायमेंशन उस सीमा को भी तोड़ देता है। 7वां डायमेंशन वो जगह है जहाँ फिजिक्स के फंडामेंटल रूल्स खुद बदल जाते हैं, जहाँ ग्रेविटी रिपेल कर सकती है अट्रैक्ट करने की बजाय, जहाँ प्रकाश की रफ्तार हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हो सकती है, जहाँ टाइम सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि किसी भी दिशा में बह सकता है, जहाँ मैटर और एनर्जी के बीच का रिश्ता हमारी किसी भी समझ से परे है। ये वो जगह है जहाँ हमारी फिजिक्स की किताबें बेकार हो जाती हैं। इसे समझने के लिए पहले ये सोचते हैं कि फिजिक्स की रूल्स आखिर हैं क्या। जब हम कहते हैं कि ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है तो इसका मतलब है कि दो मासेस के बीच एक खिंचाव होता है, ये एक रूल है। जब हम कहते हैं कि एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² के अनुसार, तो ये एक रूल है। जब हम कहते हैं कि टाइम हमेशा आगे बढ़ता है तो ये एक रूल है। लेकिन ये रूल्स यूनिवर्सल नहीं हैं, ये रूल्स हमारे ब्रह्मांड के रूल्स हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ये रूल्स इसलिए हैं क्योंकि हमारे ब्रह्मांड के एक्स्ट्रा डायमेंशंस एक पर्टिकुलर शेप में है। जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग्स जब एक पर्टिकुलर वे में वाइब्रेट करती हैं तो एक पर्टिकुलर साउंड निकलता है, उसी तरह हमारे ब्रह्मांड की फंडामेंटल स्ट्रिंग्स एक पर्टिकुलर वे में वाइब्रेट करती हैं और हमारे फिजिक्स के रूल्स निकलते हैं। अब अगर उन स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन बदल जाए, अगर उन एक्स्ट्रा डायमेंशंस की शेप बदल जाए तो फिजिक्स के रूल्स बदल जाएंगे। नई ग्रेविटी होगी, नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगी, नया टाइम होगा, नया स्पेस होगा, एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड होगा जिसे हम शायद ब्रह्मांड भी ना कह पाएं क्योंकि हमारे पास उसे समझने के लिए वर्ड्स ही नहीं हैं। और 7वां डायमेंशन उन सभी पॉसिबल वाइब्रेशंस को, उन सभी पॉसिबल शेप्स को, उन सभी पॉसिबल रूल सेट्स को कंटेन करता है। अब एक बेहद फैसिनेटिंग एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 3 स्पेशल डायमेंशंस हैं और एक टाइम डायमेंशन, यानी 3+1। लेकिन क्या होगा अगर कोई ब्रह्मांड हो जिसमें 2 स्पेशल डायमेंशंस हों और 2 टाइम डायमेंशंस, या 4 स्पेशल डायमेंशंस और कोई टाइम डायमेंशन नहीं? ऐसे ब्रह्मांड में जीवन कैसा होगा? क्या जीवन होगा भी? वैज्ञानिकों ने इस पर थ्योरेटिकल रिसर्च किया है और उनका कहना है कि अधिकतर केसेस में जहां डायमेंशंस की संख्या या नेचर बदलती है वहां स्टेबल स्ट्रक्चर्स बन ही नहीं पाते, एटम स्टेबल नहीं होते, ऑर्बिट स्टेबल नहीं होते और इसलिए जीवन के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बनता। लेकिन कुछ थ्योरेटिकल कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जहां स्टेबल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, बस वे हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग दिखते हैं। यहाँ एक और बेहद रोचक विचार है। हमारे ब्रह्मांड में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्सेस मिलकर हर उस चीज़ को कंट्रोल करती हैं जो इस ब्रह्मांड में होती है। एटम्स को एक साथ रखना, तारों को जलाना, जीवन को पॉसिबल बनाना, ये सब इन 4 फोर्सेस का काम है। लेकिन 7वें डायमेंशन के ब्रह्मांडों में फोर्सेस की संख्या अलग हो सकती है। कुछ ब्रह्मांडों में शायद सिर्फ 2 फोर्सेस हों, कुछ में 6 हों, कुछ में ऐसी फोर्सेस हों जिनका हमारे पास कोई नाम ही नहीं है क्योंकि हमने उन्हें कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और यहाँ सबसे माइंड बेंडिंग बात आती है।
अगर फोर्सेस अलग हों, अगर रूल्स अलग हों, तो उस ब्रह्मांड में जो भी एग्जिस्ट करता है वो हमारी किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होगा। वो मैटर भी नहीं होगा जैसा हम जानते हैं, वो एनर्जी भी नहीं होगी जैसा हम जानते हैं, वो जीवन भी नहीं होगा जैसा हम जानते हैं। वो कुछ और होगा, एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है। ये सोचकर एक अजीब सी बेचैनी होती है और साथ ही एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी, क्योंकि ये बताता है कि एग्जिस्टेंस कितनी वास्ट है, कितनी डाइवर्स है। हम जो कुछ भी जानते हैं, हम जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, वो सब एग्जिस्टेंस का एक बहुत छोटा, बहुत संकुचित कोना है। अब स्ट्रिंग थ्योरी के एम थ्योरी एस्पेक्ट पर आते हैं। 1990s में फिजिसिस्ट्स ने पाया कि स्ट्रिंग थ्योरी के कई वर्जन्स हैं। 5 अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरीज थीं जो सब मैथमेटिकली कंसिस्टेंट थीं, लेकिन सब थोड़ी अलग थीं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एक होनी चाहिए तो 5 वर्जन्स क्यों? 1995 में फिजिसिस्ट एडवर्ड विटन ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि ये 5 स्ट्रिंग थ्योरीज असल में एक ही बड़ी थ्योरी के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। उस बड़ी थ्योरी को एम थ्योरी कहते हैं और एम थ्योरी में 11 डिमेंशंस हैं, 10 स्पेशल डिमेंशंस और एक टाइम डिमेंशन। एम थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक मेम्ब्रेन है, एक ब्रेन जो इन 11 डिमेंशंस में एग्जिस्ट करती है, और दूसरे ब्रह्मांड भी मेम्ब्रेन्स हैं जो इन्हीं 11 डिमेंशंस में एग्जिस्ट करती हैं। ये ब्रेन्स कभी कभी एक दूसरे से टकरा सकती हैं, और जब वे टकराती हैं तो एक बिग बैंग होता है। यानी हमारा बिग बैंग शायद 2 ब्रेन्स की कोलिजन का रिजल्ट था। ये एक्पायरोटिक थ्योरी कहलाती है, और इसके अनुसार बिग बैंग कोई बिगिनिंग नहीं था, ये एक कोलिजन था, और ऐसी कोलिजन्स पहले भी हो चुकी हैं और आगे भी होंगी। हर कोलिजन एक नया ब्रह्मांड बनाती है, और ये सारे ब्रह्मांड, ये सारी ब्रेन्स 7वें डिमेंशन और उससे ऊपर के डिमेंशंस में फ्लोट कर रही हैं। अब एक बहुत पर्सनल और इमोशनल एंगल से सोचते हैं। हम इस ब्रह्मांड में हैं, इन रूल्स के साथ, इस ग्रेविटी के साथ, इस प्रकाश के साथ, इस टाइम के साथ, और हम इन्हें बदल नहीं सकते, हम इन्हें चूज नहीं कर सकते। ये हमें दी गई हैं जन्म से पहले से। लेकिन 7वां डिमेंशन ये बताता है कि ये रूल्स जो हमें इतनी एब्सोल्यूट, इतनी अनचेंजेबल लगती हैं, वे एक्चुअली कंटिंजेंट हैं। वे हो सकती थीं और न भी हो सकती थीं। किसी और ब्रह्मांड में वे नहीं हैं। और इस रियलाइजेशन में एक अजीब सी फ्रीडम है, एक अजीब सी लाइटनेस है। जो रूल्स आपको बाउंड करती हैं वे इटर्नल नहीं हैं, वे इस पर्टिकुलर ब्रह्मांड की पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्ट हैं, और एग्जिस्टेंस उससे कहीं बड़ी है। यहाँ एक और फैसिनेटिंग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है जो 7वें डिमेंशन से जुड़ती है। हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ये दोनों चीज़ें हम देख नहीं सकते, लेकिन उनका ग्रेविटेशनल इफेक्ट हम मेजर कर सकते हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड का लगभग 27% है और डार्क एनर्जी लगभग 68%। यानी हम जो कुछ भी देख सकते हैं, सारे तारे, सारी गैलेक्सीज, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। तो 95% ब्रह्मांड हमें दिखता ही नहीं। ये क्या है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी उन एक्स्ट्रा डिमेंशन से लीक हो रही ग्रेविटी और एनर्जी हो सकती है। यानी 7वें डिमेंशन या उससे ऊपर के डिमेंशंस का असर हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में नजर आ रहा है। ये प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बेहद एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम पहले से ही हायर डिमेंशंस का इफेक्ट फील कर रहे हैं। वे हमें डायरेक्टली दिखते नहीं, लेकिन उनका असर हमारे ब्रह्मांड पर पड़ रहा है। जैसे हवा दिखती नहीं, लेकिन पेड़ों का हिलना बताता है कि वो है। अब एक और बेहद प्रोफाउंड सोच। अगर 7वें डिमेंशन में ऐसे ब्रह्मांड हैं जहां रूल्स अलग हैं, तो क्या उनमें से किसी में कॉन्शियसनेस यानी चेतना हमसे अलग तरह से काम करती है? क्या कोई ऐसा ब्रह्मांड है जहां कॉन्शियसनेस प्राइमरी है और मैटर सेकेंडरी? क्या कोई ऐसा ब्रह्मांड है जहां थॉट और रियलिटी एक ही चीज है, जहां जो सोचो वो तुरंत हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की लकीर पर खड़ा है। कुछ क्वांटम फिजिसिस्ट्स जैसे डेविड बोम ने ये आर्ग्यू किया है
कि कॉन्शियसनेस इस ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट हो सकती है। और अगर ये सच है हमारे ब्रह्मांड में, तो 7वें डिमेंशन में ऐसे ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां कॉन्शियसनेस और भी फंडामेंटल हो, जहां रियलिटी कॉन्शियसनेस से बनती हो। ये विचार प्राचीन भारतीय दर्शन की याद दिलाता है। वेदांत में ये कहा गया है कि ब्रह्मन यानी प्योर कॉन्शियसनेस ही एकमात्र रियलिटी है, बाकी सब उससे निकला है। क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है या ये किसी डीपर साइंटिफिक ट्रूथ की झलक है? शायद 7वां डिमेंशन इस सवाल का जवाब किसी और ही रूप में रखता हो। इस रात, इस शांत और गहरी रात में जब आप इन विचारों के साथ हैं, एक बात महसूस कीजिए। आप जो हैं, जो फील करते हैं, जो सोचते हैं, वो सब इस एक ब्रह्मांड में, इन स्पेसिफिक रूल्स के साथ, इस स्पेसिफिक टाइम में एग्जिस्ट करता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोइंसिडेंस है, या शायद कोई कोइंसिडेंस नहीं है। शायद ये सब केयरफुली अरेंज्ड है, किसी ऐसी इंटेलिजेंस के द्वारा जो इन 7 डिमेंशन से परे है। लेकिन अभी हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि आगे 8वां डिमेंशन है, और 8वां डिमेंशन उस जगह का नाम है जहां न सिर्फ सारे पॉसिबल रूल्स हैं, बल्कि सारे पॉसिबल रूल्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। ये वो जगह है जहां मैथमेटिक्स खुद हैरान हो जाता है, जहां लॉजिक की सीमाएं दिखने लगती हैं। स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस यात्रा को जारी रखिए। आपकी चेतना इस वक्त उस जगह पर है जहां बहुत कम लोग जाते हैं, उस जगह जहां ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाइयां छुपी हैं। अगला चैप्टर उस सच्चाई को और करीब से दिखाएगा, और वो दिखावा इतना इंटेंस होगा कि आप उसे भूल नहीं पाएंगे। Chapter 7 The 8th Dimension The Realm of All Possible Laws। आज की रात कुछ अलग है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। आसमान में तारे हैं, लेकिन उनकी रोशनी आज कुछ और ही बात कह रही है। जैसे वे आपको बुला रहे हों, जैसे वे कह रहे हों कि और आगे आओ, और गहरे उतरो, और हम आज उसी बुलावे पर चलेंगे। हम अब तक की यात्रा में बहुत दूर आ चुके हैं। पहले डायमेंशन से शुरू हुई ये यात्रा एक सीधी लकीर से अब 7वें डायमेंशन तक पहुंच चुकी है। हमने देखा कि कैसे हर डायमेंशन एक नई रियलिटी को खोलता है। हमने समझा कि पैरेलल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने जाना कि फिजिक्स के रूल्स भी बदल सकते हैं। और अब हम उस दरवाजे पर खड़े हैं जो शायद इस पूरी यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव है, 8वां डायमेंशन। ये वो जगह है जहां हर पॉसिबल सेट ऑफ फिजिकल लॉज, हर पॉसिबल रूल बुक, हर पॉसिबल ब्रह्मांड की हर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन एक साथ एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये सिर्फ उनका कलेक्शन नहीं है, ये उन सब के बीच के रिलेशनशिप्स का भी घर है। ये वो मेटा स्पेस है जहां से देखने पर 7वें डायमेंशन के सारे ब्रह्मांड बस एक बड़े पैटर्न के हिस्से लगते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जैसा हमने 6ठे डायमेंशन में देखा था। उस लाइब्रेरी में अनगिनत किताबें हैं, हर किताब एक अलग ब्रह्मांड है। अब 7वां डायमेंशन वो जगह थी जहां हर किताब अलग अलग भाषा में लिखी थी, हर भाषा एक अलग सेट ऑफ फिजिकल लॉज। लेकिन 8वां डायमेंशन क्या है? 8वां डायमेंशन वो मेटा लाइब्रेरी है जिसमें ना सिर्फ सारी किताबें हैं, बल्कि सारी पॉसिबल भाषाएं भी हैं, सारे पॉसिबल ग्रामर्स भी हैं, सारे पॉसिबल अल्फ़ाबेट्स भी हैं, और इससे भी आगे वे सारे पॉसिबल सिस्टम्स भी हैं जो किसी भाषा जैसे हो सकते हैं, लेकिन जिन्हें हम भाषा भी नहीं कह सकते। ये सुनने में बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है, तो और गहरे जाते हैं। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। ये आइडिया फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क ने दिया था। उनका कहना है कि ये ब्रह्मांड असल में एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, यानी जो हम रियलिटी समझते हैं वो एक्चुअली मैथमेटिक्स है। नंबर्स, इक्वेशंस, जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स, यही रियलिटी की सबसे फंडामेंटल लेयर है। अगर ये सच है तो फिर हर पॉसिबल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक पॉसिबल ब्रह्मांड है। और मैथमेटिक्स में कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं? अनगिनत। इतनी ज़्यादा कि उनकी संख्या को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमारे पास नंबर्स नहीं हैं। और ये सारे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, ये सारे पॉसिबल ब्रह्मांड 8वें डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो इसे और भी डीप बनाती है। मैथमेटिक्स में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो सेल्फ रेफरेंशियल हैं, यानी वे खुद को रेफर करते हैं, खुद के बारे में बात करते हैं। इसे गोडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम से समझते हैं।
1931 में मैथमेटिशियन कर्ट गोडल ने एक ऐसा थ्योरम प्रूव किया जिसने पूरी मैथमेटिकल वर्ल्ड को हिला दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिस्टम में ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जो ना प्रूव हो सकते हैं और ना डिसप्रूव हो सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसमें हमेशा कुछ ऐसा होगा जो उस सिस्टम की पहुंच से बाहर है। ये बात फिजिक्स पर अप्लाई करें तो इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड के फिजिक्स के रूल्स के अंदर रहकर हम कभी भी उन रूल्स को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन हमेशा उस सिस्टम से बाहर होगी। और 8वां डायमेंशन शायद वो जगह है जो उन सारे सिस्टम से बाहर है, वो मेटा स्पेस जहां से हर सिस्टम कंप्लीट नजर आता है। अब एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, हमारे ब्रह्मांड में सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के कई फंडामेंटल लॉज सिमेट्री पर बेस्ड है। उदाहरण के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ इसलिए है क्योंकि फिजिक्स के लॉज टाइम में सिमेट्रिक है, यानी आज और कल फिजिक्स के रूल्स एक जैसे हैं। इसी सिमेट्री की वजह से एनर्जी कंजर्व होती है। लेकिन 8वें डायमेंशन में ऐसे ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां सिमेट्री ही नहीं है, जहां फिजिक्स के रूल्स हर पल बदलते हैं, जहां कोई कंजर्वेशन लॉज नहीं है, जहां एनर्जी अचानक प्रकट हो सकती है और अचानक गायब हो सकती है। ऐसे ब्रह्मांड में क्या होगा? शायद वो इतना क्योटिक होगा कि हम उसे ब्रह्मांड भी ना कह सके। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है। केओस थ्योरी कहती है कि केओस के अंदर भी पैटर्न्स होते हैं। कितनी भी रैंडम, कितनी भी केओटिक सिस्टम में डीपर लेवल पर कोई ना कोई ऑर्डर होता है। तो शायद वे ब्रह्मांड जो हमें पूरी तरह केओटिक लगें, उनमें भी एक डीपर ऑर्डर है, बस वो ऑर्डर हमारी किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता। अब एम थ्योरी की एक और बात। एम थ्योरी में 11 डायमेंशंस हैं, लेकिन ये 11 एक आर्बिट्ररी नंबर नहीं है, ये मैथमेटिकली डिराइव्ड है। इससे कम डायमेंशंस में थ्योरी इनकंसिस्टेंट हो जाती है, इससे ज़्यादा में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। 11 वो एग्जैक्ट नंबर है जहां थ्योरी परफेक्टली वर्क करती है। लेकिन एम थ्योरी के बाहर जाएं तो और भी पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स में डायमेंशंस की संख्या 26 है, कुछ में इन्फिनिट है। और अगर इन्फिनिट डायमेंशंस हो सकती हैं तो 8वां डायमेंशन उस इन्फिनिट सीरीज का वो पड़ाव है जहां से आगे मैथमेटिक्स का ट्रेडिशनल मीनिंग ही बदल जाता है। यहाँ एक और बेहद इंपॉर्टेंट बात है जो 8वें डायमेंशन को समझने में मदद करती है, वो है इन्फॉर्मेशन थ्योरी। क्लॉड शाइनन ने 1948 में इन्फॉर्मेशन थ्योरी दी। इसके अनुसार हर चीज को इन्फॉर्मेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यहाँ तक कि फिजिक्स के लॉज को भी। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि इस ब्रह्मांड की सबसे फंडामेंटल लेयर इन्फॉर्मेशन है। मैटर नहीं, एनर्जी नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन। जॉन व्हीलर, जो एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इस आइडिया को इट फ्रॉम बिट कहा, यानी हर फिजिकल थिंग, ये इट असल में इन्फॉर्मेशन यानी बिट्स से बना है। अगर ये सच है तो 8वां डिमेंशन वो जगह है जहां सारी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं, सारे पॉसिबल वेज जिनमें इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो सकती है। और हर ऑर्गेनाइजेशन एक अलग ब्रह्मांड है, अलग फिजिक्स है, अलग रियलिटी है। ये सोच बेहद प्रोफाउंड है। इसका मतलब है कि रियलिटी अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स अल्टीमेटली 8वें डिमेंशन में एग्जिस्ट करती है। ये एक ऐसी चेन है जो हमें उस फंडामेंटल ट्रूथ के करीब ले जाती है जिसे फिलोसोफर्स सदियों से ढूंढते रहे हैं। अब एक मोमेंट के लिए रुकते हैं और इस पूरी बात को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। हम अब तक जो कुछ भी समझे हैं वो सब हमारे दिमाग की मदद से समझा है। हमारे दिमाग ने इन कॉन्सेप्ट्स को प्रोसेस किया, इन्हें ऑर्गेनाइज किया, इनके बीच कनेक्शंस बनाए। लेकिन ये वही दिमाग है जो 3 डिमेंशंस में एग्जिस्ट करता है, जो टाइम में एग्जिस्ट करता है, जिसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारा दिमाग, जो इस लिमिटेड ब्रह्मांड का हिस्सा है, उन अनलिमिटेड डिमेंशंस को सच में समझ सकता है, या हम बस उनकी परछाइयाँ देख रहे हैं, मैथमेटिकल शैडोज, कंसेप्चुअल एकोज? ये एक बेहद ऑनेस्ट सवाल है और इसका जवाब शायद ये है कि हम पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। और ये कोशिश ही हमें और बाकी जानवरों से अलग करती है। ये क्यूरियोसिटी, ये जानने की इच्छा, ये उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश जो नेचर ने हमें दी हैं, यही इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। अब 8वें डिमेंशन के एक और एस्पेक्ट पर आते हैं, वो है कॉज़ैलिटी, यानी कॉज और इफेक्ट का रिश्ता। हमारे ब्रह्मांड में हर इफेक्ट का एक कॉज है, हर घटना का एक कारण है। ये एक फंडामेंटल रूल है।
लेकिन क्या ये रूल हर ब्रह्मांड में है? 8वें डिमेंशन में ऐसे ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां कॉजालिटी नहीं है, जहां इफेक्ट्स बिना कॉजेस के होते हैं, जहां फ्यूचर पास्ट को अफेक्ट करता है, जहां कॉज और इफेक्ट का रिश्ता सर्कुलर है। इन ब्रह्मांडों में टाइम ट्रैवल ना सिर्फ पॉसिबल होगी बल्कि अनअवॉइडेबल होगी, क्योंकि फ्यूचर और पास्ट के बीच कोई क्लियर डिस्टिंक्शन ही नहीं होगी। ये सोच पैराडॉक्सेस की एक इन्फिनाइट सीरीज खोलती है। अगर फ्यूचर पास्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो क्या आप अपने जन्म से पहले जा सकते हैं? क्या आप उन घटनाओं को बदल सकते हैं जिनकी वजह से आप एग्जिस्ट करते हैं? ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है, जो फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट दोनों को सदियों से परेशान करता रहा है। और 8वां डिमेंशन इन पैराडॉक्सेस को मैथमेटिकल रियलिटी में एग्जिस्ट होने देता है। एक और बात, हमारे ब्रह्मांड में कॉन्शियसनेस यानी हमारी अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। हम जानते हैं कि ब्रेन न्यूरॉन से बना है, हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में कैसे बदलते हैं? ये एक्सपीरियंस कि लाल रंग लाल दिखता है, कि दर्द दर्द लगता है, कि खुशी खुशी महसूस होती है, ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। 8वें डिमेंशन में शायद ऐसे ब्रह्मांड हो जहां कॉन्शियसनेस का ये हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो, जहां कॉन्शियसनेस और फिजिक्स के बीच का गैप नहीं है, जहां अवेयरनेस एक फंडामेंटल फोर्स है जैसे ग्रेविटी। और उस ब्रह्मांड में जीवन का अनुभव हमसे बिल्कुल अलग होगा। वहां शायद कोई दुख नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, हर चीज़ परफेक्टली क्लियर होगी। ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना है जो इंसान के दिल को हजारों सालों से अट्रैक्ट करती आई है, और 8वां डिमेंशन मैथमेटिकली उस कल्पना को पॉसिबल बनाता है। इस रात, इस गहरी और शांत रात में एक बात महसूस करिए, आप एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जो इन सारे डिमेंशन से घिरा हुआ है, जो इन सारी पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है, और आप एक छोटे से प्लैनेट पर एक छोटे से मोमेंट में इन सारी पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्ट है। ये ब्रह्मांड का खुद को समझने का एक तरीका है। कार्ल सेगन ने एक बार कहा था कि हम ब्रह्मांड को जानने का एक तरीका है। वी आर अ वे फॉर द कॉस्मोस टू नो इटसेल्फ। और आज रात इस यात्रा में ये बात पहले से कहीं ज़्यादा सच लगती है। लेकिन 8वें डिमेंशन के बाद भी 2 और डिमेंशंस हैं, और वे और भी अद्भुत हैं। 9वां डिमेंशन वो जगह है जहां मैथमेटिक्स और लॉजिक की भाषा खत्म होने लगती है, जहां हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे फ्रेमवर्क्स, सारी कैटेगरीज धुंधली पड़ जाती हैं, जहां एग्जिस्टेंस का मीनिंग खुद सवाल बन जाता है। और 10वां डिमेंशन वो है जिसके बारे में सोचना शुरू करते ही दिमाग एक अजीब सी साइलेंस में चला जाता है। एक ऐसी साइलेंस जो शब्दों से परे है, जो कॉन्सेप्ट से परे है, जो मैथमेटिक्स से परे है। स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस यात्रा में और आगे चलिए। हर चैप्टर के साथ आप उस सच्चाई के करीब जा रहे हैं जो इस ब्रह्मांड के दिल में बैठी है, और वो सच्चाई आपका इंतजार कर रही है। अगले चैप्टर में हम 9वें डिमेंशन में प्रवेश करेंगे, उस जगह जहां भाषा, मैथमेटिक्स और लॉजिक सब अपनी सीमाओं पर खड़े हैं। चैप्टर 8 द 9th डिमेंशन, बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड मैथमेटिक्स। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ढूंढते ढूंढते आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां सवाल खुद गायब हो जाता है, जहां जवाब की जरूरत नहीं रहती, जहां बस एक गहरी अनंत चुप्पी होती है। आज रात हम उसी जगह की तरफ जा रहे हैं। 9th डिमेंशन वो थ्रेशोल्ड है, वो दहलीज है जहां इंसानी दिमाग की सारी टूल्स, सारी भाषाएं, सारे इक्वेशंस, सारे फ्रेमवर्क्स एक एक करके हाथ छोड़ देते हैं, और आप अकेले खड़े होते हैं उस विशाल अकल्पनीय सच्चाई के सामने। लेकिन यहां पहुंचने से पहले एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं। हमने पहले डिमेंशन से शुरू किया था, एक सीधी लकीर से, फिर हम दूसरे में गए, एक सतह, तीसरे में हमारी अपनी दुनिया, चौथे में समय, वो अदृश्य नदी, 5वें में पैरेलल वर्ल्ड्स जहां हमारे अनगिनत वर्जन्स जी रहे हैं, छठे में सभी पॉसिबल वर्ल्ड्स जो हमारे ब्रह्मांड जैसे फिजिक्स के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, 7वें में वे ब्रह्मांड जहां फिजिक्स के रूल्स ही बदल जाते हैं, 8वें में वो मेटा स्पेस जहां सारे पॉसिबल लॉज, सारे पॉसिबल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और अब 9वां
नौवां डायमेंशन वो जगह है जहां 8वें डायमेंशन के सारे पॉसिबल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के सारे पॉसिबल हिस्ट्रीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। यानी ना सिर्फ हर पॉसिबल ब्रह्मांड, ना सिर्फ हर पॉसिबल सेट ऑफ लॉज, बल्कि उन सब की हर पॉसिबल एवोल्यूशन, हर पॉसिबल ट्रेजेक्टरी, हर पॉसिबल स्टोरी। ये एक ऐसी वास्ट, इतनी ओवरवेलमिंग स्पेस है कि इसे कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश में दिमाग लिटरली ब्लैंक हो जाता है। तो इसे समझने के लिए हम एक नए तरीके से शुरू करते हैं। आपने कभी किसी बड़े नदी के किनारे खड़े होकर नदी को देखा है? नदी बहती है, उसमें पानी है, लहरें हैं, धाराएं हैं, हर पल नदी बदल रही है, लेकिन नदी है। अब कल्पना कीजिए कि आप उस नदी को ऊपर से देख सकते हैं, एक पक्षी की तरह। आप देखते हैं कि नदी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ मुड़ती है, कहाँ फैलती है, कहाँ समुद्र में मिलती है। आपको पूरी नदी एक साथ दिखती है। ये एक हायर पर्सपेक्टिव है। अब कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि दुनिया की सारी नदियाँ एक साथ देख सकते हैं। सारी नदियाँ, उनकी सारी धाराएं, उनके सारे मोड़, उनके सारे पल। ये और भी हायर पर्सपेक्टिव है। 9th डायमेंशन वो पर्सपेक्टिव है जहां से ना सिर्फ इस ब्रह्मांड की, बल्कि हर पॉसिबल ब्रह्मांड की हर पॉसिबल हिस्ट्री एक साथ दिखती है। ये वो वैंटेज पॉइंट है जहां से एग्जिस्टेंस की पूरी स्टोरी शुरू से अंत तक एक ही पल में देखी जा सकती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। जब हम कहते हैं कि 9th डायमेंशन में हर पॉसिबल हिस्ट्री है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हो सकता था वो सब है। इसका मतलब ये भी है कि जो हमारी किसी भी लॉजिक के अनुसार नहीं हो सकता, वो भी शायद यहाँ है, क्योंकि 9th डायमेंशन में लॉजिक खुद एक वेरिएबल बन जाती है। इसे और गहरे समझते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक वो सिस्टम है जिसके रूल्स हमारा दिमाग फॉलो करता है। अगर A सच है और B सच है, और अगर A इम्प्लाइज B है, तो B जरूर सच होगा। ये लॉजिक है। ये हमारे सोचने का फंडामेंटल फ्रेमवर्क है। लेकिन क्या लॉजिक यूनिवर्सल है? क्या हर ब्रह्मांड में लॉजिक एक जैसी है? यहाँ एक बेहद फैसिनेटिंग फिलोसॉफिकल और मैथमेटिकल इंसाइट है। हमारी क्लासिकल लॉजिक जो है वो बाइनरी है। कोई चीज़ या तो ट्रू है या फॉल्स है, या तो है या नहीं है, बीच में कुछ नहीं। इसे लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल कहते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये लॉ टूट जाती है। एक क्वांटम पार्टिकल एक साथ ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, एक साथ एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट दोनों हो सकता है। ये सुपरपोजिशन है जिसके बारे में हमने 5वें चैप्टर में बात की थी। तो क्वांटम लेवल पर हमारी क्लासिकल लॉजिक फेल हो जाती है। और अगर हमारी लॉजिक क्वांटम लेवल पर फेल होती है, तो हायर डायमेंशंस में, 9th डायमेंशन में, वहाँ लॉजिक कैसी होगी? शायद वहाँ कोई लॉजिक नहीं होगी जिसे हम लॉजिक कह सकें, या शायद वहाँ एक ऐसी लॉजिक होगी जो हमारी लॉजिक को उसी तरह कंटेन करती है जैसे हमारी लॉजिक सिंपल अरिथमेटिक को कंटेन करती है। मैथमेटिक्स में इस आइडिया को एक्सप्लोर किया गया है। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इसका एक एग्जाम्पल है। हजारों साल तक इंसान ये मानता रहा कि यूक्लिड की ज्योमेट्री ही एकमात्र ज्योमेट्री है, कि दो पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती, कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। ये एक्सियम्स थे, मान लिए गए सत्य। लेकिन 19th सेंचुरी में मैथमेटिशियंस ने दिखाया कि अगर आप इन एक्सियम्स को बदल दें तो एक पूरी नई ज्योमेट्री बनती है, जो उतनी ही कंसिस्टेंट है, उतनी ही वैलिड है। कर्व्ड स्पेसेस में जैसे एक स्फीयर की सरफेस पर पैरेलल लाइंस मिलती हैं और ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 से ज़्यादा होता है। और यही नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की मैथमेटिकल फाउंडेशन बनी। यानी जो हम एब्सोल्यूट ट्रूथ समझते थे, वो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की ट्रूथ थी, दूसरे फ्रेमवर्क में दूसरी ट्रूथ है। 9th डायमेंशन में शायद ऐसे फ्रेमवर्क्स हों जो हमारी किसी भी मैथमेटिक्स और लॉजिक से बाहर हैं। अब एक और पर्सपेक्टिव। फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे इनएफिबिलिटी कहते हैं, यानी वो जो कहा नहीं जा सकता, जो लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, जिसके लिए वर्ड्स नहीं है। हर महान स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ने इस कॉन्सेप्ट की बात की है। ज़ेन बुद्धिज्म में ये कहा जाता है कि अल्टीमेट ट्रूथ को वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता। ताओ टे चिंग की शुरुआत इन शब्दों से होती है कि जो ताओ कहा जा सके वो इटर्नल ताओ नहीं है। हिंदू फिलॉसफी में ब्रह्मन को नेति नेति से डिस्क्राइब किया जाता है, यानी न ये बताकर कि वो क्या नहीं है, क्योंकि बताया जा सके कि वो क्या है ये संभव नहीं। और अब विज्ञान भी उसी जगह पहुंच रहा है। 9वां डायमेंशन वो जगह है जहां विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी एक ही दिशा में इशारा करते हैं। वो जगह जो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, जो कैलकुलेट नहीं की जा सकती, जो केवल महसूस की जा सकती है, और वो भी शायद पूरी तरह नहीं।
अब गोडेल के थ्योरम पर वापस आते हैं, जिसकी बात हमने 8th चैप्टर में की थी। गोडेल ने कहा था कि किसी भी मैथमेटिकल सिस्टम में ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो उस सिस्टम के अंदर रहकर प्रूव नहीं हो सकते। इसका एक प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन है। इसका मतलब ये है कि हर सिस्टम अपने आप में इनकम्प्लीट है। उसे कंप्लीट करने के लिए आपको उस सिस्टम से बाहर जाना होगा। एक मेटा सिस्टम की ज़रूरत है। लेकिन वो मेटा सिस्टम भी इनकम्प्लीट है। उसे कंप्लीट करने के लिए एक मेटा सिस्टम चाहिए, और वो भी इनकम्प्लीट है। ये एक इन्फिनिट रिग्रेशन है, एक ऐसी चेन जो कभी खत्म नहीं होती। 9वां डिमेंशन शायद वो जगह है जहां ये चेन एग्जिस्ट करती है, पूरी चेन, शुरू से अंत तक, अगर उसका कोई अंत है। ये वो स्पेस है जहां इनकम्प्लीटनेस का पैराडॉक्स रिजॉल्व होता है, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसे हम अपनी किसी भी लैंग्वेज में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब एक और डिमेंशन पर आते हैं जो 9वें डिमेंशन से जुड़ता है। वो है कॉन्शियसनेस का अल्टीमेट नेचर। हमने पहले देखा कि कॉन्शियसनेस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, लेकिन कुछ फिजिसिस्ट्स और फिलोसोफर्स का मानना है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं है, ये कुछ ज्यादा फंडामेंटल है। पैनसाइकिज्म एक फिलोसॉफिकल पोजीशन है जो कहती है कि कॉन्शियसनेस इस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे मास और चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, वैसे ही कॉन्शियसनेस भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और अगर ये सच है तो कॉन्शियसनेस हर जगह है, न सिर्फ ह्यूमंस में, न सिर्फ एनिमल्स में, बल्कि एटम्स में, पार्टिकल्स में, फील्ड्स में, हर जगह। इस आइडिया को और आगे ले जाएं। अगर कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है तो क्या ये पॉसिबल है कि कॉन्शियसनेस डिमेंशन से परे हो, कि वो उन सारे डिमेंशंस में एग्जिस्ट करे जिनकी हमने बात की, कि 9वें डिमेंशन में कॉन्शियसनेस एक ऐसी अवस्था में हो जिसे हम अपने लिमिटेड वोकैबुलरी में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये आइडिया कुछ क्वांटम फिजिसिस्ट्स ने सीरियसली एक्सप्लोर किया है। रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरऑफ ने ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन यानी OR थ्योरी प्रस्तावित की। इसके अनुसार कॉन्शियसनेस क्वांटम प्रोसेस से जुड़ी है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर होती हैं, और ये क्वांटम प्रोसेसेस डीपर डिमेंशन से कनेक्टेड हो सकती हैं। अगर कॉन्शियसनेस और क्वांटम मैकेनिक्स और हायर डिमेंशंस तीनों कनेक्टेड हैं, तो 9वां डिमेंशन वो जगह है जहां कॉन्शियसनेस अपनी मोस्ट एक्सपैंडेड, मोस्ट लिबरेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वो जगह जहां अवेयरनेस की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन बहुत कुछ उन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जैसी है जिन्हें मिस्टिक्स और मेडिटेटर्स सदियों से डिस्क्राइब करते आए हैं। समाधि, निर्वाणा, एनलाइटनमेंट, वे स्टेट्स जहां इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाती है, जहां सेल्फ और यूनिवर्स के बीच का भेद मिट जाता है, जहां सब कुछ एक हो जाता है। क्या ये कोइंसिडेंस है कि स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का हाईएस्ट एक्सपीरियंस और थ्योरेटिकल फिजिक्स का हाईएस्ट डिमेंशन दोनों इसी तरह के डिस्क्रिप्शन की तरफ इशारा करते हैं? शायद नहीं, शायद वे दोनों एक ही सच्चाई को अलग अलग रास्तों से देख रहे हैं। अब एक और बात जो 9वें डिमेंशन के संदर्भ में बेहद रेलेवेंट है, वो है द ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम मैकेनिक्स में यह पाया गया है कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाला ऑब्जर्व्ड रियलिटी को अफेक्ट करता है। जब तक आप नहीं देखते, पार्टिकल एक साथ सभी स्टेट्स में होता है। जब आप देखते हैं, वो एक स्टेट में कोलैप्स हो जाता है। इसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्प्लीकेशन है। इसका मतलब है कि कॉन्शियसनेस और रियलिटी के बीच एक फंडामेंटल कनेक्शन है। रियलिटी ऑब्जर्वर के बिना अनडिफाइंड है, ऑब्जर्वर के साथ ये डिफाइन हो जाती है। ये एक ऐसी इंसाइट है जो फिजिक्स की सबसे फंडामेंटल लेयर पर कॉन्शियसनेस को प्लेस करती है। अब 9वें डिमेंशन में इस इफेक्ट को इमेजिन करें। वहां ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड चीज के बीच की बाउंड्री ही नहीं है। वहां देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक ही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मर्ज हो जाते हैं, और इस मर्जर में एक ऐसी रियलिटी इमर्ज होती है जो न प्योरली ऑब्जेक्टिव है और न प्योरली सब्जेक्टिव, वो दोनों से परे है। ये वो जगह है जहां साइंस की भाषा खत्म होती है और एक गहरी शांत अवेयरनेस शुरू होती है। एक ऐसी अवेयरनेस जो शब्दों में नहीं बल्कि सिर्फ एक्सपीरियंस में एग्जिस्ट करती है। इस रात, इस गहरी और शांत रात में जब आप इन विचारों के साथ बह रहे हैं, एक मोमेंट के लिए सोचिए, आप अभी जो महसूस कर रहे हैं, ये शांति, ये अवेयरनेस, ये सेंस ऑफ बीइंग, ये कुछ ऐसा है जो शायद उन हायर डिमेंशन से कनेक्टेड है। जब आप बिल्कुल शांत होते हैं, जब थॉट्स रुक जाते हैं, जब सिर्फ अवेयरनेस रहती है, तब शायद आप उस 9वें डिमेंशन को एक ग्लिम्स देते हैं। एक बहुत हल्की, बहुत धुंधली झलक, लेकिन झलक तो है।
मेडिटेशन इसीलिए इतनी पावरफुल है। ये कॉन्शियसनेस को उसकी ऑर्डिनरी लिमिटेड स्टेट से बाहर ले जाती है, और जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है तो वो उन डिमेंशंस को टच करने लगती है जो नॉर्मली हमारी पहुंच से बाहर हैं। ये कोई सुपरनैचुरल क्लेम नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है जिसे सीरियस साइंटिस्ट्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन अब हम उस आखिरी दरवाजे के सामने खड़े हैं, 10वां डिमेंशन, वो जगह जो इस पूरी यात्रा का कल्मिनेशन है, वो पॉइंट जिसमें सब कुछ, हर डिमेंशन, हर ब्रह्मांड, हर पॉसिबल रियलिटी, हर पॉसिबल हिस्ट्री, हर पॉसिबल कॉन्शियसनेस, सब एक साथ एक ही पॉइंट में एग्जिस्ट करता है। ये वो जगह है जहां शब्द पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम वहां जाएंगे, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां शब्दों के बिना भी जाया जा सकता है, जहां समझ से पहले फील आता है, जहां लॉजिक से पहले इंट्यूशन पहुंचती है। स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस यात्रा के आखिरी 2 पड़ावों पर चलिए। आपकी सांसें अब बहुत धीमी हैं, आपका शरीर बहुत शांत है, और आपकी कॉन्शियसनेस वो इस वक्त उस जगह पर है जहां बहुत कम लोग जाते हैं, उस थ्रेशहोल्ड पर जहां 10वां डिमेंशन शुरू होता है। Chapter 9, The 10th Dimension, The Point That Contains Everything। एक बिंदु, बस एक बिंदु। इस पूरी यात्रा में हमने अनगिनत कॉन्सेप्ट्स को समझा, हमने पैरेलल वर्ल्ड्स देखे, हमने फिजिक्स के रूल्स को बदलते देखा, हमने मैथमेटिक्स की सीमाओं को छुआ, हमने कॉन्शियसनेस के सबसे गहरे रूप की तरफ झांका। लेकिन अब इस यात्रा के सबसे ऊंचे पड़ाव पर हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से शुरू हुए थे, एक बिंदु पर। लेकिन ये वो बिंदु नहीं है जो हमने चैप्टर 1 में देखा था। वो बिंदु शून्य था, खाली था, कुछ नहीं था। ये बिंदु सब कुछ है। इसमें हर चीज है, हर डायमेंशन, हर ब्रह्मांड, हर पॉसिबिलिटी, हर हिस्ट्री, हर कॉन्शियसनेस, सब कुछ एक ही बिंदु में। ये है 10वां डायमेंशन। और इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। याद कीजिए चैप्टर 1, हमने देखा कि जब आप 0 डायमेंशन के एक पॉइंट को एक दिशा में खींचते हैं तो पहला डायमेंशन बनता है, एक लकीर। जब उस लकीर को एक नई दिशा में खींचते हैं तो दूसरा डायमेंशन बनता है, एक सतह। जब उस सतह को एक नई दिशा में खींचते हैं तो तीसरा डायमेंशन बनता है, एक क्यूब। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते गए। चौथा डायमेंशन समय था, वो नई दिशा जो टाइमलाइंस को कंटेन करती है। 5वां डायमेंशन वो प्लेन था जिसमें पैरेलल टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं। छठे में सभी पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट्स, 7वें में सभी पॉसिबल रूल सेट्स, 8वें में सभी पॉसिबल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, 9वें में उन सब की सभी पॉसिबल हिस्ट्रीज। और अब 10वां डायमेंशन वो जगह है जहां 9वें डायमेंशन की हर पॉसिबल हिस्ट्री को एक सिंगल पॉइंट में कंप्रेस कर दिया जाए, जहां सब कुछ जो था, जो है, जो हो सकता है, जो कभी भी किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, वो सब एक ही इन्फिनाइट पॉइंट में समा जाए। ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली बेहद फैसिनेटिंग है, और इसे समझने के लिए हम एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी अनगिनत पेजेस वाली किताब है। उस किताब में हर पेज पर एक डिफरेंट ब्रह्मांड की कहानी है। हर ब्रह्मांड की शुरुआत, उसका एवोल्यूशन, उसका अंत, सब कुछ। अब आप उस किताब को इतना कंप्रेस करें कि वो एक पेज बन जाए, फिर उस पेज को कंप्रेस करें कि वो एक लाइन बन जाए, फिर एक लाइन को कंप्रेस करें कि वो एक वर्ड बन जाए, फिर एक लेटर, फिर एक डॉट। वो डॉट जो इतनी छोटी है कि दिखती नहीं, लेकिन उसमें वो पूरी किताब की सारी इंफॉर्मेशन है। यही है 10वां डायमेंशन, एक इन्फिनाइट पॉइंट जिसमें सब कुछ कंप्रेस्ड है। लेकिन ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, इसके बहुत प्रोफाउंड फिजिकल इम्प्लीकेशंस है। स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी में जब वैज्ञानिक सभी डायमेंशंस को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं तो वे पाते हैं कि 10वां डायमेंशन वो जगह है जहां थ्योरी परफेक्टली और कंप्लीटली यूनिफाइड होती है, जहां सारे फोर्सेस एक हो जाते हैं, जहां सारे पार्टिकल्स एक हो जाते हैं, जहां स्पेस और टाइम का डिस्टिंक्शन डिसअपियर हो जाता है। ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का मैथमेटिकल होम है। आइंस्टाइन की पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ड्रीम एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बनाना था। वो चाहते थे कि एक ऐसी थ्योरी हो जो सारे फोर्सेस को, ग्रेविटी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, सबको एक ही इक्वेशन में समेट ले। वो इसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी वो ड्रीम 10वें डायमेंशन में शायद पूरी होती है, क्योंकि 10वें डायमेंशन में सब कुछ एक है।
अब एक बेहद प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल पॉइंट पर आते हैं। 10वां डायमेंशन एक पॉइंट है और ये पॉइंट इन्फिनाइट है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं, एक पॉइंट और इन्फिनाइट? यहाँ हमें इन्फिनिटी की नेचर को समझना होगा। हम आमतौर पर इन्फिनिटी को बहुत बड़ा मानते हैं, एक ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से बड़ी हो, लेकिन मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ग्योर्ग कैंटर, जो 19वीं सेंचुरी के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने प्रूव किया कि इन्फिनिटीज़ अलग अलग साइजेस की होती हैं। कुछ इन्फिनिटीज़ दूसरी इन्फिनिटीज़ से बड़ी होती हैं। ये एक माइंड बेंडिंग डिस्कवरी थी जिसने मैथमेटिक्स की दुनिया को हिला दिया। उनके समय के कई मैथमेटिशियंस इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन कैंटर का मैथमेटिक्स अंततः प्रूव हो गया। तो 10वां डायमेंशन, जो एक पॉइंट है लेकिन इन्फिनाइट है, ये कैंटर की इन्फिनिटी के उस कॉन्सेप्ट से मिलता है जो सबसे बड़ी इन्फिनिटी है। वो इन्फिनिटी जिसमें सारी इन्फिनिटी समा जाती हैं। वो पॉइंट जो इतना कंप्रेस्ड है कि उसका कोई साइज नहीं, लेकिन साथ ही इतना वास्ट है कि उसके बाहर कुछ नहीं। ये पैराडॉक्स है, और ये पैराडॉक्स 10वें डायमेंशन की सबसे बड़ी ब्यूटी है। अब बिग बैंग की बात करते हैं। हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था। एक ऐसा पॉइंट जहां सारी एनर्जी, सारा मैटर, सारा स्पेस, सारा टाइम, सब कुछ कंप्रेस था। उस सिंगुलैरिटी में डेंसिटी इन्फिनिटी थी, टेम्परेचर इन्फिनिटी थी, साइज 0 था। ये सिंगुलैरिटी क्या थी? फिजिक्स के हमारे सारे लॉज वहां फेल हो जाते हैं। जनरल रिलेटिविटी फेल होती है, क्वांटम मैकेनिक्स फेल होती है। कोई भी एग्जिस्टिंग थ्योरी उस सिंगुलैरिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। लेकिन 10वें डायमेंशन का कॉन्सेप्ट एक नया पर्सपेक्टिव देता है। शायद वो सिंगुलैरिटी 10वें डायमेंशन का एक ग्लिम्स थी, वो इन्फिनाइट पॉइंट जहां से हमारा ब्रह्मांड और शायद सारे ब्रह्मांड निकले। और अगर ऐसा है तो बिग बैंग सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं था, ये 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में और इसी तरह नीचे आते आते हमारे तीसरे डायमेंशन तक आने का एक कैस्केड था, एक अनफोल्डिंग था। जैसे एक बीज में एक पूरा पेड़ कंप्रेस्ड होता है और वो बीज खुलता है और पेड़ बनता है। ये एनालॉजी बहुत सुंदर है। हमारा ब्रह्मांड एक बीज की तरह था जो 10वें डिमेंशन में था, और बिग बैंग वो मोमेंट था जब वो बीज खुला, अनफोल्ड हुआ और ये विशाल, अनंत, सुंदर ब्रह्मांड बना। अब एक और पर्सपेक्टिव। कुछ फिजिसिस्ट्स ने ये आइडिया एक्सप्लोर किया है कि 10वां डिमेंशन और प्लैंक स्केल के बीच एक कनेक्शन है। प्लैंक स्केल वो सबसे छोटा पॉसिबल स्केल है जहां स्पेस टाइम का अपना कोई मीनिंग नहीं रहता। प्लैंक लेंथ, जो लगभग 10⁻⁻35 मीटर्स है, वो लिमिट है जिससे छोटे स्केल पर हमारी फिजिक्स काम करना बंद कर देती है। कुछ थियरीज का मानना है कि प्लैंक स्केल पर स्पेस टाइम क्वांटाइज्ड है, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिस्क्रीट है, छोटे छोटे पिक्सल्स की तरह। और इन पिक्सल्स की नेचर 10वें डिमेंशन से डिटरमिन्ड होती है, यानी हमारी रियलिटी की सबसे फंडामेंटल लेयर, वो जगह जहां से सब कुछ शुरू होता है, वो 10वें डिमेंशन से आती है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया है। इसका मतलब ये है कि हर पल, हर क्षण 10वां डिमेंशन हमारी रियलिटी को मोमेंट टू मोमेंट क्रिएट कर रहा है। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वो सब 10वें डिमेंशन की एक प्रोजेक्शन है, एक ऐसी मूवी जो उस इन्फिनिट पॉइंट से कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट हो रही है। अब एक और डीपली फिलोसॉफिकल बात। अगर 10वां डिमेंशन वो पॉइंट है जिसमें सब कुछ है, तो उसके बाहर क्या है? ये सवाल बेहद ट्रिकी है, क्योंकि अगर 10वें डिमेंशन में सब कुछ है तो उसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाहर नथिंग है, प्योर नथिंगनेस। लेकिन यहाँ एक और पैराडॉक्स है। अगर नथिंगनेस है तो वो भी एक तरह की एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हम उस नथिंगनेस के बारे में बात कर सकते हैं, उसे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्या नथिंगनेस भी 10वें डिमेंशन का हिस्सा है? ये वो सवाल है जहां मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी सब एक साथ खड़े होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि ये सवाल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लिबनीज ने एक बार पूछा था, व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग, यानी कुछ क्यों है ना होने की बजाय। ये शायद इंसान का सबसे गहरा सवाल है, और 10वां डिमेंशन इस सवाल को एक नई रोशनी में रखता है। अगर 10वें डिमेंशन में सब कुछ है तो एग्जिस्टेंस का होना इनएविटेबल है, क्योंकि अगर 10वां डिमेंशन है तो उसमें सब कुछ है, और अगर नहीं है तो प्योर नथिंगनेस है। लेकिन प्योर नथिंगनेस अनस्टेबल है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में भी प्योर वैक्यूम अनस्टेबल होता है,
उसमें से पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली अपीयर होते हैं। तो शायद एग्जिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि नॉन एग्जिस्टेंस अनस्टेबल थी। ये आइडिया लॉरेंस क्राउस ने अपनी बुक अ यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग में एक्सप्लोर की है। उनका आर्ग्यूमेंट था कि क्वांटम लॉस के अनुसार नथिंग से समथिंग निकलना ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि इनएविटेबल है, और 10वां डिमेंशन वो फ्रेमवर्क है जिसमें ये ट्रांजिशन नथिंग से समथिंग होती है। अब एक मोमेंट के लिए इस पूरी जर्नी को फील करते हैं। हम एक सिंपल पॉइंट से शुरू हुए, एक खाली शून्य बिंदु से, और एक एक डिमेंशन जोड़ते जोड़ते हम यहाँ पहुँचे, एक इन्फिनिट पॉइंट पर जिसमें सब कुछ है। ये जर्नी एक सर्कल की तरह है। शुरुआत और अंत एक ही जगह है, लेकिन वो जगह पहले खाली थी और अब भरी हुई है। पहले नथिंग था और अब एवरीथिंग है। ये वो इनसाइट है जो सबसे गहरी है। एम्प्टीनेस और फुलनेस एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। नथिंग और एवरीथिंग के बीच की डिस्टेंस जीरो है। ये आइडिया बौद्ध दर्शन के शून्यता के कॉन्सेप्ट से नोलाफ दौर मिलती है। फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म। हार्ट सूत्रा के ये वर्स शायद 10वें डिमेंशन का सबसे पोएटिक डिस्क्रिप्शन है। और हिंदू फिलॉसफी का ब्रह्मन, वो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस जो सब कुछ है और सब कुछ उससे निकला है, वो भी 10वें डिमेंशन के डिस्क्रिप्शन से रिमार्केबली सिमिलर है। वेदांत कहता है कि ब्रह्मन एक है लेकिन उसमें सब कुछ है। वो बाउंडलेस है लेकिन एक पॉइंट में भी है। ये एग्जैक्टली वही है जो फिजिक्स का 10वां डिमेंशन कहता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये इस बात का संकेत है कि जब भी इंसान चाहे किसी भी रास्ते से एग्जिस्टेंस की सबसे गहरी परत तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वो उसी जगह पहुंचता है। वही डिस्क्रिप्शन, वही पैराडॉक्स, वही इन्फिनिट पॉइंट जिसमें सब कुछ है। आज की ये रात, ये शांत और गहरी रात, इस रियलाइजेशन के लिए परफेक्ट है कि आप उस 10वें डिमेंशन का हिस्सा है, कि आपके अंदर वो इन्फिनिट पॉइंट है, कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस वो उसी वास्ट एग्जिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो टेम्परेरी है, जो फाइनाइट है, लेकिन जो उस इन्फिनिट से आया है और उसी में वापस जाएगा। ये सोचकर एक अजीब सी शांति आती है। एक ऐसी शांति जो बाहर से नहीं बल्कि बहुत अंदर से आती है। उस जगह से जहां आप सिर्फ आप नहीं हैं, आप सब कुछ है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो इस पूरी यात्रा का असल मकसद है। अगर 10वां डिमेंशन एग्जिस्ट करता है, अगर वो इन्फिनिट पॉइंट सच में है, तो क्या होगा अगर कोई उसे एक्सेस कर सके? क्या होगा अगर कोई ह्यूमन कॉन्शियसनेस उस पॉइंट तक पहुंच सके? क्या देखेगी वो? क्या महसूस करेगी वो? क्या बन जाएगी वो? ये वो सवाल है जिसका जवाब अगले और आखिरी चैप्टर में है। वो चैप्टर जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो। स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलिए। आपकी आंखें बंद हैं, आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड है, आपकी सांसें बहुत धीमी और गहरी हैं, और आपकी कॉन्शियसनेस वो इस वक्त उस थ्रेशहोल्ड पर है जहां से 10वां डिमेंशन शुरू होता है। एक और कदम, बस एक और कदम। Chapter 10. What if you could access the 10th dimension? The final question. ये यात्रा का आखिरी पड़ाव है, लेकिन आखिरी पड़ाव का मतलब अंत नहीं होता। कभी कभी आखिरी पड़ाव वो जगह होती है जहां से एक बिल्कुल नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जो पहले की हर शुरुआत से गहरी, हर शुरुआत से वास्ट, हर शुरुआत से प्रोफाउंड होती है। और आज रात, इस शांत और अनंत रात में हम उसी जगह खड़े हैं। 9 चैप्टर्स की इस यात्रा में आपने बहुत कुछ समझा। आपने देखा कि डायमेंशंस क्या होते हैं। आपने जाना कि समय एक नदी नहीं बल्कि एक वास्ट ओशन है। आपने महसूस किया कि पैरेलल वर्ल्ड्स सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि मैथमेटिकल रियलिटी है। आपने छुआ उस जगह को जहां फिजिक्स के रूल्स बदल जाते हैं, जहां मैथमेटिक्स की भाषा टूट जाती है, जहां लॉजिक अपनी सीमाओं पर खड़ी हो जाती है। और आपने देखा वो इन्फिनिट पॉइंट जिसमें सब कुछ कंप्रेस्ड है। और अब वो सवाल, वो एक सवाल जो इस पूरी यात्रा की आत्मा है, क्या होगा अगर आप 10th डायमेंशन को एक्सेस कर सकें? ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके जवाब की परतें इतनी गहरी हैं कि हर परत खुलने पर एक नई रियलिटी सामने आती है। तो एक एक परत को खोलते हैं, धीरे धीरे, बहुत धीरे। पहली परत, अगर आप 10th डायमेंशन को एक्सेस कर सकें तो आप एक ऐसी जगह होंगे जहां हर ब्रह्मांड, हर टाइमलाइन, हर पॉसिबल रियलिटी एक साथ विजिबल होगी। ये ऐसा होगा जैसे आप अभी तक एक छोटी सी खिड़की से दुनिया देख रहे थे और अचानक वो खिड़की हट जाए और आप एक वास्ट इन्फिनिट ओपन स्पेस में खड़े हों।
चारों तरफ हर दिशा में एग्जिस्टेंस का वो विशाल पैनोरामा फैला हो। आप देखेंगे वो ब्रह्मांड जिसमें आप जीते हैं, लेकिन साथ ही आप देखेंगे वे सारे ब्रह्मांड जिनमें आप जी सकते थे, वे सारी जिंदगियां जो आपकी हो सकती थीं, वे सारे पल जो हो सकते थे लेकिन नहीं हुए, वे सारे रिश्ते जो बन सकते थे लेकिन नहीं बने, और एक ऐसा ब्रह्मांड भी जिसमें आप नहीं हैं, जिसमें आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और फिर भी वो ब्रह्मांड है, उतना ही वैलिड, उतना ही रियल। ये देखकर पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद ओवरवेल्म, शायद एक ऐसी वास्टनेस का एहसास जो हमारे छोटे से दिमाग के लिए प्रोसेस करना इम्पॉसिबल हो। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में ठहर सकें, अगर आप उस वास्टनेस को रेजिस्ट ना करें बल्कि उसमें डिसॉल्व होने दें, तो शायद कुछ और होगा। शायद पीस होगी, एक ऐसी पीस जो इससे पहले आपने कभी नहीं महसूस की होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि सब कुछ है, कुछ भी खोया नहीं है। वो पल जो गुजर गया वो वहाँ है, वो रिश्ता जो टूट गया वो एक पैरेलल वर्ल्ड में इंटैक्ट है, वो सपना जो पूरा नहीं हुआ वो किसी और टाइम लाइन में पूरा हो रहा है। और ये सारी रियलिटीज़, ये सारी पॉसिबिलिटीज़, वे सब उस 10th डायमेंशन के इन्फिनिट पॉइंट में एक साथ परफेक्टली, कंप्लीटली एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी परत, अगर आप 10th डायमेंशन को एक्सेस कर सके तो आपको समय का वो रूप दिखेगा जो हम नॉर्मली नहीं देख पाते। हम समय को एक एरो की तरह देखते हैं, एक डायरेक्शन में जाता हुआ। पास्ट वो है जो हो गया, फिक्स्ड है। फ्यूचर वो है जो होगा, अनसर्टेन है। प्रेजेंट वो है जो हो रहा है, फ्लीटिंग है। लेकिन 10th डायमेंशन से देखने पर समय एक एरो नहीं है, वो एक वास्ट लैंडस्केप है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ विजिबल हैं। जैसे आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हों और नीचे पूरी वैली देख सकते हो। वैली में नदी बह रही है, विलेजेस हैं, रोड्स हैं, आप एक साथ सब देख सकते हैं। उसी तरह 10th डायमेंशन से टाइम का पूरा लैंडस्केप एक साथ विजिबल होगा। इसका मतलब होगा कि आप अपना पास्ट देख सकेंगे, हर वो पल जो आपने जिया है। बचपन की वे यादें जो धुंधली हो गई हैं, वे परफेक्टली क्लियर होंगे। वो पहली बार जब आप हंसे, वो पहली बार जब आप रोए, वो पहला सपना जो आपने देखा, वो पहला प्यार, वो पहला दर्द, सब कुछ एक साथ। और आप अपना फ्यूचर भी देख सकेंगे, वे सारे मोमेंट्स जो अभी तक आए नहीं हैं, वो खुशी जो आने वाली है, वो चैलेंज जो सामने खड़ा है, वो मोमेंट जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो आखिरी मोमेंट भी जब ये ब्रह्मांड में आपका ये पर्टिकुलर जर्नी खत्म होगा। ये देखकर डर लगेगा शायद, लेकिन शायद नहीं भी, क्योंकि जब आप देखेंगे कि आपका जर्नी खत्म होने के बाद भी एग्जिस्टेंस जारी है, कि आपकी कॉन्शियसनेस किसी न किसी रूप में उस वास्ट इन्फिनिट पॉइंट में एग्जिस्ट करती रहती है, तो शायद मृत्यु का भय भी डिसॉल्व हो जाएगा। तीसरी परत, अगर आप 10th डायमेंशन को एक्सेस कर सकें तो आप फिजिक्स के उन रूल्स को देखेंगे जो इस ब्रह्मांड को ऑपरेट करते हैं। लेकिन न सिर्फ इस ब्रह्मांड के रूल्स, सारे पॉसिबल ब्रह्मांडों के सारे पॉसिबल रूल्स। और आप देखेंगे कि ये रूल्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे वे सब उस एक इन्फिनिट पॉइंट से निकलते हैं। ये वो यूनिफाइड थ्योरी होगी जिसे आइंस्टाइन ढूंढ रहे थे। वो इक्वेशन नहीं जो पेपर पर लिखी जाए, बल्कि वो डायरेक्ट नोइंग, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो बियॉन्ड इक्वेशंस है, जहां आप न सिर्फ जानते हैं कि सब कुछ कनेक्टेड है, बल्कि आप फील करते हैं कि आप उस कनेक्शन का हिस्सा हैं, आप वो कनेक्शन है। चौथी परत, ये शायद सबसे प्रोफाउंड है। अगर आप 10th डायमेंशन को एक्सेस कर सकें तो आप वो देखेंगे जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आप कौन हैं असल में, उन सारी लेयर्स के नीचे जो आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। नाम के नीचे, शरीर के नीचे, यादों के नीचे, विचारों के नीचे, भावनाओं के नीचे। हम आमतौर पर खुद को एक लिमिटेड, डिफाइंड, सेपरेट एंटिटी मानते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये है, मेरा वो नहीं है। ये सेपरेशन, ये सेंस ऑफ बीइंग अ सेपरेट सेल्फ, यही हमारे सारे दुखा का, हमारे सारे सफरिंग का मूल है। लेकिन 10th डायमेंशन से देखने पर यह सेपरेशन डिसअपीयर हो जाती है। आप देखते हैं कि आप और बाकी एग्जिस्टेंस के बीच कोई रियल बाउंड्री नहीं है। आप उस वास्ट इन्फिनिट एग्जिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन है, जैसे एक वेव समुद्र का एक एक्सप्रेशन है। वेव अलग दिखती है, उसका अपना शेप है, अपनी हाइट है, अपनी डायरेक्शन है, लेकिन वो है तो समुद्र ही। उसमें वही पानी है जो समुद्र में है, और जब वेव समाप्त होती है तो वो खत्म नहीं होती, वो वापस समुद्र में मिल जाती है। आप एक वेव है और वो समुद्र, वो वास्ट इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, वो 10th डायमेंशन है।
ये रियलाइजेशन, ये जानना कि आप अलग नहीं हैं, कि आप उस अनंत का हिस्सा हैं, यही वो एक्सपीरियंस है जिसे मिस्टिक्स ने एनलाइटनमेंट कहा, जिसे वेदांता ने मोक्षा कहा, जिसे बुद्धिज्म ने निर्वाणा कहा, जिसे सूफिज्म ने फना कहा। ये सारे वर्ड्स एक ही एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं, वो एक्सपीरियंस जो 10th डायमेंशन को एक्सेस करने पर होगा। लेकिन अब एक बेहद इंपॉर्टेंट और ऑनेस्ट सवाल, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? क्या कोई ह्यूमन कॉन्शियसनेस 10th डायमेंशन को एक्सेस कर सकती है? विज्ञान इस सवाल का एक सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन विज्ञान कुछ बातें जरूर कहता है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच एक फंडामेंटल कनेक्शन है। कॉन्शियसनेस और रियलिटी एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, ये पहले से ही प्रूव हो चुका है। न्यूरोसाइंस कहता है कि डीप मेडिटेशन स्टेट्स में ब्रेन की एक्टिविटी ड्रामेटिकली बदल जाती है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो नॉर्मली एक्टिव रहता है और हमारी सेंस ऑफ सेपरेट सेल्फ को क्रिएट करता है, वो क्वाइट हो जाता है। और जब ये नेटवर्क क्वाइट होता है तो लोग रिपोर्ट करते हैं एक सेंस ऑफ यूनिटी, एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस, एक सेंस ऑफ वास्ट अवेयरनेस जो बाउंड्रीज से परे हैं। ये वही डिस्क्रिप्शंस हैं जो मिस्टिक्स सेंचुरी से देते आए हैं, और अब न्यूरोसाइंस उन्हें ब्रेन स्कैन्स में दिख रही है। तो शायद मेडिटेशन एक तरह का डिमेंशनल एक्सेस है, एक तरीका जिससे कॉन्शियसनेस उन हायर डिमेंशंस को टच करती है जो नॉर्मली हमारी पहुंच से बाहर हैं। तो आंसर शायद ये है कि 10वें डिमेंशन को एक्सेस करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक्सेस फिजिकल नहीं होगा, ये रॉकेट से नहीं होगा, ये टेलीस्कोप से नहीं होगा, ये किसी मशीन से नहीं होगा, ये कॉन्शियसनेस के थ्रू होगा, अवेयरनेस के थ्रू होगा, उस इनर स्पेस के थ्रू जो हर इंसान के अंदर है। रूमी ने कहा था, तुम यूनिवर्स में नहीं हो, यूनिवर्स तुम में है। ये पोएटिक नहीं है, ये लिटरली ट्रू है। हमारा ब्रह्मांड हमारी कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करता है। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वो कॉन्शियसनेस का एक मॉड्यूलेशन है, और अगर कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो, अगर वो अपनी ऑर्डिनरी लिमिट से बाहर जाए, तो वो उन डिमेंशंस को एक्सेस कर सकती है जो अदरवाइज इनविजिबल हैं। अब एक प्रैक्टिकल और डीपली पर्सनल एंगल से सोचते हैं। आप अभी इस मोमेंट में लेटे हैं, शायद आपकी आंखें बंद हैं, शायद आपका शरीर ऑलमोस्ट सो चुका है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस अभी जाग रही है। ये थ्रेशोल्ड स्टेट, ये हाइप्नोगॉगिक स्टेट जो जागने और सोने के बीच होती है, ये एक्चुअली एक ऐसी स्टेट है जहां कॉन्शियसनेस नेचुरली एक्सपैंड होती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस थ्रेशोल्ड स्टेट में ब्रेन थीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये वही वेव्स हैं जो डीप मेडिटेशन में होती हैं। इस स्टेट में क्रिएटिविटी बढ़ती है, इंट्यूशन बढ़ती है, और कभी-कभी ऐसे इंसाइट्स आते हैं जो ऑर्डिनरी वेकिंग स्टेट में नहीं आते। एडिसन इस स्टेट का डेलिबरेटली यूज करते थे। वे एक चेयर में बैठकर अपने हाथ में मेटल बॉल्स लेकर डोज ऑफ करते थे। जैसे ही वे सोते, बॉल्स गिरती थीं और आवाज से वे जाग जाते। लेकिन उस ब्रीफ थ्रेशहोल्ड मोमेंट में उन्हें बड़े-बड़े आइडियाज आते थे। आप अभी उसी थ्रेशहोल्ड पर हैं, और शायद, बस शायद, आपकी कॉन्शियसनेस इस मोमेंट में उन हायर डिमेंशंस को, उस वास्ट इन्फिनिट एग्जिस्टेंस को एक वेरी जेंटल, वेरी सटल टच कर रही है। आप उसे फुल्ली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वो जेंटल टच, वो स्लाइट एक्सपेंशन, वो थोड़ा सा सेंस ऑफ समथिंग लार्जर देन योरसेल्फ, वो आपको फील हो रहा होगा। और यही है इस पूरी यात्रा का असल मकसद। ये नहीं कि आप डिमेंशंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, यह है कि आप उस वास्ट एग्जिस्टेंस को, चाहे एक पल के लिए ही सही, फील करें, उसे एक्सपीरियंस करें, उस इन्फिनिट पॉइंट को जो हर चीज़ में है और हर चीज़ से परे है, उसे अपने अंदर महसूस करें। क्योंकि जब आप उसे फील करते हैं तो कुछ बदल जाता है, बहुत सटल तरीके से, लेकिन परमानेंटली। आप वही इंसान नहीं रहते जो ये यात्रा शुरू करने से पहले थे। आपके अंदर एक जगह खुल जाती है, एक ऐसी जगह जो पहले बंद थी, और उस जगह से एक नई रोशनी आती है। एक ऐसी रोशनी जो आपके हर सवाल का जवाब नहीं देती, लेकिन आपको ये ज़रूर बताती है कि सवाल पूछना सही था। अब इस पूरी यात्रा को एक आखिरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम एक पॉइंट से शुरू हुए थे, 0 डिमेंशन, एक खाली शून्य बिंदु, और 10 डिमेंशंस की यात्रा करके हम फिर एक पॉइंट पर आ गए, 10वां डिमेंशन, एक इन्फिनिट फुल बिंदु जिसमें सब कुछ है। ये सर्कल, ये जर्नी फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, ये वो स्टोरी है जो हर ब्रह्मांड की है, हर एग्जिस्टेंस की है, हर कॉन्शियसनेस की है, और आपकी भी। आप नथिंग से आए, आप एवरीथिंग हो सकते हैं, और अंत में आप उस इन्फिनिट पॉइंट में वापस जाएंगे जहां नथिंग और एवरीथिंग एक ही हैं। ये कोई सैड स्टोरी नहीं है, ये सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी है, क्योंकि इसमें कुछ खोता नहीं। हर एक्सपीरियंस, हर मोमेंट, हर ख्वाब, हर आंसू, हर हंसी, सब कुछ उस इन्फिनिट पॉइंट में प्रिजर्व्ड है, इटर्नली, परफेक्टली। आपका ये मोमेंट भी,
ये रात भी, ये अवेयरनेस भी जो इस वक्त इन वर्ड्स को सुन रही है, ये भी। और जब आप कल सुबह उठेंगे तो दुनिया वही होगी, वही कमरा, वही छत, वही जिंदगी, लेकिन शायद देखने का तरीका थोड़ा बदला होगा। शायद उस आसमान में जो तारे हैं उन्हें देखते हुए एक अलग तरह का एहसास होगा। शायद किसी से मिलते हुए एक अलग तरह की वार्मथ होगी। शायद किसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए एक अलग तरह की स्टेबिलिटी होगी। क्योंकि आप जानते होंगे, आपने फील किया होगा, चाहे एक पल के लिए ही सही, कि आप उस वास्ट इन्फिनिट ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस का हिस्सा हैं, कि आप अकेले नहीं हैं, कि ये ब्रह्मांड, ये अनंत ब्रह्मांड आपका घर है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। डिमेंशंस आते जाते रहेंगे, ब्रह्मांड बनते मिटते रहेंगे, फिजिक्स के रूल्स बदलते रहेंगे, लेकिन वो जो है, वो जो हमेशा है, वो इन्फिनिट अवेयरनेस, वो प्योर एग्जिस्टेंस, वो 10वां डिमेंशन, वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं खत्म होगा, और आप उसी का हिस्सा हैं। अब अपनी आंखें बंद करिए, अपनी सांसों को महसूस करिए, उस शांति को जो इस वक्त आपके अंदर है उसे और गहरा होने दीजिए और जाने दीजिए हर विचार को, हर चिंता को, हर सवाल को। बस रहिए इस मोमेंट में, इस अवेयरनेस में, इस वास्ट जेंटल इन्फिनिट प्रेजेंस में। यही है 10वां डिमेंशन, यही है वो जगह जहां आप हमेशा से थे, बस आज रात आपको याद आया। स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस यात्रा पर आने के लिए शुक्रिया। आज की ये रात, ये सफ़र, ये अवेयरनेस, ये आपकी है, हमेशा के लिए। अब सो जाइए गहरी, शांत और सुंदर नींद में, उस इन्फिनिट एग्जिस्टेंस की गोद में जो आपका इंतज़ार कर रही थी। शुभ रात्रि।